तो फाइनली अब आपका बस एक पेपर बचा है, वो है आपका सीए फाइनल लॉ का पेपर। आपने ये तीनों पेपर आई होप बहुत ही अच्छे अंदाज में दिए होंगे और आपके पेपर्स भी बहुत ही अच्छे गए होंगे। बट अगर किसी के कुछ पेपर्स प्लस माइनस गए हो तो नेवरदलेस we have one paper in our hand and with this paper we'll be finishing with our first group. So let's begin with our CA final law last day revision ICI question and answers part 2, very important for your exam point of view. ICI study material last day revision all question and answers part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे, आज बचा हुआ कंपनी लॉ पूरा खत्म कर देंगे। तो मूविंग फर्दर विद द चैप्टर नंबर 4 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। पहला क्वेश्चन है प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज टू बी असाइन्ड टू एसएफआईओ। एसएफआईओ को किन किन ग्राउंड्स पर इन्वेस्टिगेशन में असाइन करा जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 212 में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू एसएफआईओ। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एसएफआईओ को बोल सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ एन ओपिनियन फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इन 4 केसेस में अगर ओपिनियन बनता है तो हम एसएफआईओ को बोल सकते हैं। पहला, आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेपर्स और इंक्वायरी द रजिस्ट्रार शैल सबमिट अ रिटन रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी करी और एक रिटन रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है। रिपोर्ट में रिकमेंड करा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव जब भी रिपोर्ट करी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है टू एसएफआईओ, पहला केस। दूसरा केस है जब कंपनी ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा है और रिक्वेस्ट करा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन्वेस्टिगेट करो इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। थर्ड है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर एसएफआईओ इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो खुद ब खुद सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। और चौथा है द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेट अंडर द एसएफआईओ। चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराने का एसएफआईओ को बोल सकते हैं। तो इन दीज 4 केसेस द इन्वेस्टिगेशन कैन बी रेफर्ड इजीली टू एसएफआईओ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, discuss the powers of inspector regarding investigation into the affairs of related companies। related companies में क्या investigation हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। when investigating into the main company, related company and related persons can also be investigated। तो ये powers दे रखी है सेक्शन नंबर 219 में। the inspector appointed under 210 12 13 investigate into affairs of company considered necessary for the purpose of investigation to investigate। He can do investigation of affairs of related company or body corporate with the prior approval of central government। central government से prior approval लेके ये इन related companies का भी investigation कर सकती है। पर सर कौन सी related company? पहला, वो holding या subsidiary company which or is or has been। ये लाइन ना आपको most of the जगह लिखना है, तो आप इसको प्लीज ऐसे कोड बना के लिख लो। which is जो है या has been जो कभी थी, which is or has been at relevant time being the company subsidiary holding or subsidiary of its holding, जो कभी है या पहले थी हमारी होल्डिंग, हमारी सब्सिडरी या फिर हमारी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी कोई। रिलेटेड पार्टी जो which is or has been at any relevant time being managed by any person as managing director, manager or was at the right time being managed was the managing director or manager of a company। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर कोई पर्सन है विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ आवर कंपनी और आर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इनका भी ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है whose board of director comprise nominee of a company, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे यहाँ के नॉमिनी रहे हुए हैं या फिर दे आर accustomed to act in accordance with the directions of our board of directors, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। and an employment of a company in case any person or is at a relevant time being company's managing director, manager और employee, इनका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो 219 के हिसाब से इन चारों का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। होल्डिंग सब्सिडरी, रिलेटेड पार्टी, डीम्ड कंट्रोल। डीम्ड कंट्रोल में 2 चीज आएगी, whose board of director comprise nominee of our company और जो board of director are accustomed in accordance with whose board of director is accustomed to act in accordance with the directions of our company, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, that is been at relevant time being a company's managing director, डायरेक्टर और मैनेजर और एम्प्लॉई। ठीक है सर। तीसरा है सेक्शन 209 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 स्टेट दैट रजिस्ट्रार हैज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट। चलो सेक्शन नंबर 203 पहले देखें सर, 203 किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, a group of creditors of XYZ Limited makes a complaint to Register of Companies Gujarat
alleging that management of the company is indulging into destruction and falsification of accounting records of the company. कुछ क्रेडिटर्स ने कंप्लेन करी रजिस्ट्रार को कि सर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो इंडल्ज कर रहा है डिस्ट्रक्शन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में. द कंप्लेन रिक्वेस्टेड द रजिस्ट्रार टू टेक एन इमीडिएट स्टेप टू सीज द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. रजिस्ट्रार को बोला कि सर आप इमीडिएट स्टेप ले लो और प्लीज सर ये रिकॉर्ड जो है वो आप सीज कर लो. कंप्लेंट 11 बजे आई थी 6 जून को एंड द रजिस्ट्रार अटेम्प्टेड टू एंटर द प्रीमाइस ऑफ द कंपनी बट हैज बीन डिनाइड. रजिस्ट्रार ने एंटर करने की कोशिश करी पर डिनाई कर दिया क्योंकि उनके पास स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर नहीं था. तो क्या रजिस्ट्रार एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है? आओ देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है. सेक्शन 209 कंपनीज एक्ट का बोलता है अगर रजिस्ट्रार के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है दैट बुक्स एंड पेपर्स ऑफ 4 स्पेसिफिकली कंपनी रिलेटिंग टू केएमपी, डायरेक्टर, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी. फाइन, ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी जनरली एक पॉइंट होता है, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो. तो 5 हो जाएंगे फिर. कंपनी रिलेटिंग टू केएमपी, डायरेक्टर, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी में नहीं है तो फिर जहां पर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ठीक है, ओके. अगर आप ये इनके बुक्स एंड पेपर्स इन पांचों के क्या कर रहे हो और लाइकली टू गेट मैंने लिख रखा है आपके लिए डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड. डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड अगर ऐसा लग रहा है तो उन केसेस में क्या होगा, मैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल कोर्ट, इसको हाईलाइट करूं, स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल ले लो कि सर हमको सीजर करना है ऐसे बुक्स एंड पेपर्स का दैट कुड बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड. तो फिर क्या होगा, आपको मैंने क्लास में एक ऐसा हाथ करके बताया था क्या होता है. वेरी गुड, एंटर विद सच असिस्टेंट एज मे बी रिक्वायर्ड. आपको पुलिस की मदद लगे या किसी अलग रेलेवेंट ऑफिसर्स की मदद लगती है तो आपको जिनका असिस्टेंस चाहिए आप उनकी मदद से अंदर जाओ, सर्च करो प्लेस को जहां पर बुक्स एंड पेपर्स रखे हैं. फिर आप चाहो तो सच सीज भी कर लो बुक्स एंड पेपर्स को अगर आपको लगता है. आफ्टर नाइंग द कंपनी टू टेक कॉपीज ऑफ एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम, अगर आपको लगता है कि मुझे कंपनी को अलाउ करना है कि कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ले लो, कुछ चीजें आपको जरूरी है जैसे जीएसटी में कुछ फाइलिंग बची, आरओसी कुछ फाइलिंग, उनकी कुछ कॉपी लेना तो ले लो, आप कर सकते हो बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग दी अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोर्ट. इस क्वेश्चन में रजिस्ट्रार एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ स्पेशल कोर्ट. करंट सिनेरियो में रजिस्ट्रार ने परमिशन नहीं दी है तो वो ऑथोराइज नहीं है सीजर के लिए. हेंस द कंडीशन ऑफ एक्सपाइजेड लिमिटेड इज वैलिड इन लॉ. द एक्सपाइजेड लिमिटेड रजिस्ट्रार को नहीं अंदर आने दे रहा है, रजिस्ट्रार के ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर्स को नहीं अंदर आने दे रहा है, तो वो सही कर रहा है. क्लियर है जी. क्वेश्चन नंबर 4. Mr. Atul is an employee of a company ABC Limited and investigation is going on him under the Provision of Companies Act 30. The company wants to terminate the employee on the grounds of investigation is going against him. अगर उसके अगेंस्ट आ रहा है तो कंपनी ने बोला कि भाई मैं तो इस एम्प्लॉय को निकाल दूंगी. कंपनी हैज नॉट रिसीव द रिप्लाई फ्रॉम ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज. क्या कंपनी हटा सकती है क्या? देखो सर, सबसे पहले तो आप हमको प्रोविजन बता दो कि प्रोविजन क्या है. सर दिया हुआ है 218 में, ये सब सेक्शंस रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है काफी कुछ. Section 218 states clearly that a company shall require to take approval of tribunal before taking an action against the employee अगर उसके ऊपर कोई proceedings चल रही है तो. as the proceedings are going on, the proceedings are in motion, the proceedings are in process, तो company should take an approval from tribunal. Second, the company shall require approval in the following circumstances. पहला, जब डिस्चार्ज करना है या सस्पेंशन करना है एम्प्लॉय का, जब पनिश करना है एम्प्लॉय को बाय वे ऑफ डिसमिसल, उसको हटाना है, रिमूवल करना है, उसकी रैंक कम करना है या कुछ भी करना है उसके साथ, या फिर हमको उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज करना है जो उसके लिए अनफेवरेबल है. मॉड्यूल में अनफेवरेबल वर्ड भी लिखा है प्रोविजन में, जो कि अनफेवरेबल है, तो ट्रिब्यूनल को नोटिफाई करना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल शैल नोटिफाई इट्स ऑब्जेक्शन और टू एक्शन प्रपोज्ड इन राइटिंग. ट्रिब्यूनल को के पास राइट है, अगर इस तरीके को आप एक्शन लोगे तो ट्रिब्यूनल नोटिफाई करेगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्शन है, और जब तक ट्रिब्यूनल का रिप्लाई नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो. इस कंपनी में ध्यान से समझना, the company, other body, corporate or person concerned does not receive the approval of tribunal within 30 days of making the application. ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी थी पर वहां से 30 डेज में अप्रूवल नहीं आया है. इट में प्रोसीड टू टेक द एक्शन प्रपोज अगेंस्ट एम्प्लॉय, दैट मींस इट कैन कंसीडर एज डीम्ड अप्रूवल बाय ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल को रिप्लाई करना होता है. प्रोविजन बोलता है विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन द ट्रिब्यूनल हैज नॉट रिप्लाइड नाइदर ऑब्जेक्टेड देन द कंपनी कैन मूव फॉरवर्ड एंड कैन डिसमिस द एम्प्लॉय. अब ये तो हो गई बात आपके नॉर्मल ट्रिब्यूनल की, ठीक है.
क्या हम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जाएंगे सर। अगर कंपनी या उसका कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन डिससेटिस्फाइड है विद द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय ट्रिब्यूनल, इट मे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ रिसीट ऑफ ए नोटिस ऑफ ऑब्जेक्शन रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल इन सच मैनर ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपए की शेड्यूल फीस लगती है, वो देके आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन कर सकते हो। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ऑफ कोर्स आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो, और वो ट्रिब्यूनल के ऊपर, कंपनी के ऊपर, बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर, कोई भी पर्सन कंसर्न है, सबके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। अब आपके 3 केसेस है। पहला, yes the termination of Mr. Atul made by company is totally valid in law, company can do by considering deemed approval of tribunal, deemed approval मान के आप चाहो तो उसका डिसमिसल कर सकते हो। दूसरा, in this scenario Mr. Atul has not any remedy available as per the provisions of law, appeal to appellate tribunal can be made only if the person is dissatisfied with the objection of tribunal। अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑब्जेक्शन से डिससेटिस्फाइड हो तब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। यहाँ तो ट्रिब्यूनल ने रिप्लाई नहीं करा, ट्रिब्यूनल ने रिप्लाई नहीं करा तो आपके अगेंस्ट तो ऑब्जेक्शन रिसीव ही नहीं हुआ। आप जब आपके अगेंस्ट तो ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हुआ है तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे कैसे? नेक्स्ट केस है, इन दिस केस मिस्टर अतुल कैन रेफर द अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन आ जाता तो सर 1000 रुपए की फीस देके मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता हूं। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5, last question of this particular chapter. A group of shareholder of FMG Limited made a complaint to concerned register of companies that the business of the company is being carried on for lawful or fraudulent purpose and filed an application to inquire into the affairs of the company। चलो क्या हुआ है, कुछ शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट करी है रजिस्ट्रार को कि जो बिजनेस है कंपनी का वो अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट पर्पस में चल रहा है, और एक एप्लीकेशन फाइल करी कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी को इन्वेस्टिगेट करो। पहला आपको डिसाइड करना है वेदर द आरओसी हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर ये बात सच है तो फिर प्रोसीजर बता दो। तीसरा, इंक्वायरी जो परस्यू करी आरओसी ने इन द केस कंप्लेंट इज विड्रॉन, अगर बीच में विड्रॉ हो गई तो क्या होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है क्या डायरेक्ट आरओसी के पास जाने को। 4 क्वेश्चंस का आंसर आओ इस प्रोविजंस के थ्रू हम ढूंढते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोविजन आप लोगों के सामने। चलो भैया, सबसे पहले तो क्या आरओसी के पास पावर है क्या? ऑफ कोर्स सर, आपने हैश मार्क करा है तो क्या लॉजिक है, लो फटाफट कॉपी मारो। मैंने पूरा का प्रोविजन स्टेप वाइज आपके लिए उतार दिया, जल्दी से सब लोग कॉपी मार दो। सब लोग मॉड्यूल में इस चीज को जल्दी 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 कॉपी कर लो। चलो, आरओसी के पास पावर है कि वो एक ऑर्डर कर सकता है एन इंक्वायरी आफ्टर प्रोवाइडिंग कंपनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे। अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन करा है, किसी भी पर्सन ने अगर रजिस्ट्रार के पास रिप्रेजेंटेशन करा है कि बिजनेस कैरी हो रहा है फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस में या फिर नॉट इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देन आरओसी हैज अ पावर टू मेक एन इंक्वायरी। तो पहला केस तो क्लियर हो गया। रादर आपको ना क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में पूछा अगर इंक्वायरी कर सकते हैं तो उसका प्रोसीजर बताओ, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा सर? द प्रोसीजर में आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंपनी एलिगेशंस मेड अगेंस्ट राइटिंग ऑर्डर, कॉल ऑन द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग एनी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑन मैटर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। एक ऑर्डर देंगे, उसमें मैटर स्पेसिफाइड करेंगे, उस पर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बनाएंगे, कितने टाइम में उतना टाइम जो हम नोटिस में स्पेसिफाई कर देंगे, और इंक्वायरी करेंगे जो हमको ठीक लगता है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके ऑर्डर पास कर देंगे। चलिए, तीसरा केस है, द इंक्वायरी कैन बी परस्यूड बाय आरओसी इन केस द कंप्लेंट इज विड्रॉन बाय द सेम ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी। अगर जिन लोगों ने इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए थे अगर उन्होंने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली तो क्या आरओसी परस्यू कर सकता है? यस, आरओसी आगे कंटिन्यू करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आरओसी को बोलने का कि सर इंक्वायरी कराओ? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट माही बाप है यार, उसको रोक सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं रोक सकते हो। हैज यस द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट डायरेक्ट द रजिस्टर फॉर द पर्पस टू कैरी आउट द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 2064, दैट इज अ नॉर्मल इंक्वायरी। क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। मूविंग फर्दर विद चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
पहला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। हम 100% सब्सिडरी हैं एक्स वाई जेड एबीसी की। द कंपनी वांट्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी अंडर 232। The company secretary of XYZ Limited is limited to opinion that the company cannot apply for merger as per 232. The company has to apply for merger as per 233, that is fast track merger। क्या कंपनी सेक्रेटरी का वैलिड है क्या, बताओ। 233 बोलता है that notwithstanding the provision of 230 and 232, a scheme of merger or amalgamation may be entered between two or more small company, a holding and a 100% subsidiary company, ठीक है, and such other class of companies as may be prescribed। The provisions given for fast track merger 233 में दिए हैं वो ऑप्शनल है और कंपलसरी नहीं है। तो क्या फुल मर्जर पर जा सकते हो क्या? यस, द कंपनी शैल हैव ऑप्शन टू चूज बिटवीन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अ फास्ट ट्रैक मर्जर। मैंने साइड में लिखा है फास्ट ट्रैक मर्जर ऑप्शनल टू कंपनी, कंपनी कैन चूज बिटवीन अ फास्ट ट्रैक मर्जर एंड अ नॉर्मल मर्जर। कई स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक यानी नॉर्मल मर्जर को लिखते हैं, नॉन फास्ट ट्रैक मर्जर ऐसा नहीं लिखना एग्जाम में, इट इज आइदर अ फास्ट ट्रैक मर्जर और अ नॉर्मल मर्जर। ठीक है जी, चलिए सर सेकंड क्वेश्चन, अ मीटिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज कन्वेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। एक काम करते हैं हम लोग, सेकंड के पहले थर्ड डिस्कस करते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर सेकंड पर आते हैं। अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ डीईएफ लिमिटेड वाज कन्वेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 300 मेंबर जिनके पास 10 लाख शेयर है। 120 मेंबर्स होल्डिंग 7 लाख शेयर्स एग्रीड इन वोटेड फॉर द स्कीम, फेवर में वोट किया हुआ है। 140 members holding 2 lakh shares in aggregate voted against the scheme। 40 members ने abstain कर दिया, हम वोट ही नहीं करेंगे। आओ प्रोविजन समझते हैं। What I did, I have noted the entire provision for you side corners में, so that it is really for easy for you to copy it down। मैं पहले आपको समझा रहा हूं, फिर आप लोग कॉपी करना। सबसे पहला सेक्शन ये बोलता है that if majority of persons in the meeting which represents 3/4 in value voting in person, proxy या postal ballot, तीनों तरीके से वोट कर सकते हैं। अगर वो एग्री करते हैं कॉम्प्रोमाइज को और प्लस ट्रिब्यूनल का सैंक्शन मिल जाता है तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है। कब हो सकता है? जो ब्राउन में लिखा है उस पर ध्यान दे दो। कहां पर सर? ये वाला। ओके सर, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पर्सन इन मीटिंग, मेजॉरिटी क्वांटिटी में, रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, चाहे वो वोटिंग पर्सन में करे, प्रॉक्सी में करे या पोस्टल बैलेट से करे, एग्री टू कॉम्प्रोमाइज एंड सैंक्शन बाय ट्रिब्यूनल, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मेजॉरिटी इन नंबर एंड वैल्यू, वोटिंग मेजॉरिटी में करेंगे, 3/4 इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पेड अप कैपिटल। ठीक, लेफ्ट मैंने लिख भी दिया। अब मेजॉरिटी यहाँ पर ड्यूअल है, नंबर में भी और वैल्यू में भी है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दोस वोटिंग इज सफिशिएंट, वेयरएज 3/4 रिक्वायरमेंट लीड्स टू वैल्यू। आपको मेजॉरिटी सिर्फ क्वांटिटी में आना चाहिए और वैल्यू में 3/4 यानी रफली 75%। हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मेंबर्स ने अटेंड करी मीटिंग? 300 ने। कितनों ने वोट करा है? 260 ने। 260 का मेजॉरिटी यानी हाफ करो तो कितना होता है? 130 प्लस, यानी 131 मेंबर्स अगर वोट करते हैं तो बात होते हैं। पर आपके क्वेश्चन में तो सिर्फ 120 मेंबर्स ने वोट करा है, तो भले 3/4 इन वैल्यू आपको मिल गया है पर मेजॉरिटी इन क्वांटिटी यानी वोट्स नहीं मिले हैं। तो जब मेजॉरिटी इन वोट्स नहीं मिले हैं तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। Thus in the instead case the scheme of compromise arrangement of DV Limited is not approved as though the value of shares voting in favor is significantly more than the number of members of voting do not exceed the number of member voting against। नॉर्मल, जो एक नॉर्मल मेजॉरिटी में क्वांटिटी ऑफ वोट्स आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं, क्योंकि 131 वोट्स एटलीस्ट आने चाहिए थे, आपके पास सिर्फ 120 आए हैं फेवर में, इसलिए रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। आई एम गिविंग यू टाइम, क्विकली सब लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने नीचे और कैलकुलेशंस भी दिखाए हैं, आप देख लीजिए। ये वाला जो लिखा हुआ है, 260 मेंबर्स हेल्ड 9 लाख शेयर्स, 3/4 ऑफ 9 लाख करोगे 6,75,000 शेयर होंगे। 120 मेंबर्स हु वोटेड हेल्ड 7 लाख शेयर्स। तो सर ऑफ कोर्स जिन लोगों ने वोट करा उनके पास 3/4 से ज्यादा शेयर्स हैं, पर सर मेजॉरिटी इन क्वांटिटी नहीं आ पाई, इस कारण से रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से सब लोग टैब बना के साइड में लिख लो, बहुत काम आएगा लास्ट डे रिवीजन करने में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी की सारी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमें क्विकली ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना होता है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी? बड्डे आगे चलो, जल्दी बोलो। चलो सेकेंड क्वेश्चन सेम ग्राउंड का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं। नंबर ऑफ मेंबर्स है 600, नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी है वो है 450, और जिन्होंने मेंबर्स वोटेड इन मीटिंग इज 390 मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है उनके पास 14 लाख शेयर्स हैं।
तो 14 लाख का 3/4 अगर अपन देखें तो कितना होता है, आई गेस 10,50,000 होता है। तो 10,50,000 मेंबर्स की वोटिंग आनी चाहिए, जबकि 200 मेंबर्स जिन्होंने वोट करा है उनके पास 11 लाख शेयर हैं। 390 मेंबर्स जिन्होंने वोट करा है उसका 3/4 करो तो 10,50,000 होता है। पर हमारे तो जिन मेंबर्स ने इन फेवर वोट करा है विच इज 210, उनके पास 11 लाख शेयर है। तो क्या यहाँ पे मेजोरिटी हो गई? हाँ सर हो गई, बिल्कुल ऑफ कोर्स मेजोरिटी से बहुत ज्यादा आ गए और 3/4 इन वैल्यू भी आ गए सर। तो बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, द स्कीम इज अप्रूव्ड। सेम ग्राउंड्स पर क्वेश्चन है, आप प्लीज रीड कर लीजिए फटाफट से या कर लेना, बिल्कुल सेम ग्राउंड पर क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ पर हमारा सेकेंड और थर्ड खत्म होता है। Moving further with fourth question, at the meeting of members of QRS Limited, the scheme of compromise arrangement was approved by requisite majority. ठीक है, NCLT after complying the provision issued an order approving the same of compromise and arrangement. List out the matters to be provided in order to issued by NCLT. जो 237 में जो भी ऑर्डर इशू करेगा उसके क्या रहेंगे, आओ सर देखते हैं। देखो बहुत सिंपल से 5 पॉइंट है, वो ध्यान से समझ लो बस, फिर कुछ दम वाली बात नहीं है। According to 237 of Companies Act 13, an order made by tribunal under subsection 6 shall provide for all or any of the following matters, namely, सबसे पहला, where the compromise or arrangement provides for conversion of preference shares into equity share, such preference shareholder shall be given an option to either obtain arrears of dividend in cash. बात किसकी कर रहे हैं? जो पुराना डिविडेंड का हिसाब बचा है और अब आपके कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी में, तो जो पुराना डिविडेंड आपको आना बचा है या तो वो इन कैश ले लो या फिर उसके बिहाफ पर आप इक्विटी शेयर एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, ये उसके ऑर्डर में सबके होना चाहिए। बेसिकली जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल करेगा उसमें सारी चीजें होना चाहिए। तीसरा, इफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से अगर आपने राइट को वेरिएट करा है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। ये यहां पर एक चीज और मार्क करके लिख लो बॉस, सेक्शन नंबर ये वाला याद रख लेना। Pure English वाले students, please write it down. Do remember this section number. It is really important. While writing your certain points which are exactly based on the section number, you really have to quote the section number there. Next है, if compromise arrangement is agreed by creditor under subsection 6, any proceedings pending before the BIFR board, ठीक है, वो अबेट हो जाएगी। अगर हमने क्रेडिटर में सेटलमेंट कर दिया है तो कोई प्रोसीडिंग्स अगर सेक्शन 4 ऑफ सिक इंडस्ट्रियल बिफोर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जो स्टैब्लिश हुआ है सेक्शन 4 ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो अबेट हो जाएगी, प्रोसीडिंग्स वहीं खत्म हो जाएगी। एंड सच अदर मैटर्स इंक्लूडिंग एग्जिट ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, दो शेयर होल्डर्स हु डू नॉट एग्री आर योर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, हम उनको एग्जिट ऑफर्स किस तरीके से देंगे वो भी हमको ट्रिब्यूनल बताएगा। तो फिर लो फिफ्थ क्वेश्चन घूम फिर के उसी के ऊपर है। A limited transferee decide to acquire B limited transferor by acquiring its share via process of takeover under 235. A limited ने एक पूरी स्कीम बनाई है और ऑफर दिया है B के शेयर होल्डर्स को। The offer was A was made on 1st August 19. The offer remained open for 4 months. 4 महीने के लिए ऑफर ओपन था। ठीक है, Such offer was approved by shareholders having 92% value of the share. Provision बोलता है 19th of the value मिलने चाहिए, 92% मिल गया मतलब ऑफर तो अप्रूव हो गया। सब्सिक्वेंटली ए लिमिटेड ने नोटिस दिया रिमेनिंग शेयर होल्डर को, मतलब जो बचे हुए 8% शेयर होल्डर है उनको ऑफर दिया कि सर हम तो आपके भी शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं। ये नोटिस हमने उनको दिया है 5 जनवरी 19 को। डिसेंटिंग शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दी ट्रिब्यूनल को और वहां से उनको परमिशन नहीं मिली। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे लिया हुआ है हेंस ए लिमिटेड एक्वायर शेयर्स ऑफ 5% डिसेंडिंग शेयर होल्डर आउट ऑफ बैलेंस 8%, और जो बैलेंस 3% शेयर होल्डर है वो अभी भी उनके पास ही है। आप बताओ ये सही है या गलत है। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, देखो पहले तो ये चीज कॉपी कर लो, पहले मैं समझा देता हूँ फिर कॉपी कर लेना, चलो वो भी ठीक रहेगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट एज टू एक्विजिशन ऑफ शेयर जो 235 में दिए हुए हैं वो क्या बात बोलती है, वो बोलती है कि द स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी टू अनदर कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय होल्डिंग नॉट लेस देन 9/10 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स वो ट्रांसफर इज इन्वॉल्व। ठीक है, क्या 9/10 का अप्रूवल आ गया? यस।
द अप्रूवल ऑफ 9-10 शेयर होल्डर इन वैल्यू शैल बी रिसीव विद इन 4 मंथ्स आफ्टर मेकिंग एन ऑफर। जब से उनको ऑफर दिया वहां से 4 महीने के अंदर अंदर उनका अप्रूवल आ जाना चाहिए। आ गया है सर। ट्रांसफरी कंपनी ने एक्सप्रेस करा है अपना डिजायर टू एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ 4 मंथ। जब से 4 महीने खत्म होते हैं वहां से हम 2 महीने के अंदर अंदर ऑफर दे सकते हैं डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को। Now, the transferee company shall be entitled as well as bound to acquire the shares of dissenting shareholder। जब कोई एप्लीकेशन डिसेंडिंग शेयरहोल्डर ने ट्रिब्यूनल को नहीं दिए विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। समझो बात को, मैंने सबसे पहले पूरी की पूरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया, मुझे आपके शेयर्स खरीदना, उन्होंने बोला ठीक है खरीद। मेरे को 4 महीने का ऑप्शन दूंगा रिप्लाई आने में, 4 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई आ गया। अगर 90% यानी 9/10 इन द वैल्यू का रिप्लाई आ जाता है तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। मैंने उनके तो शेयर्स खरीद। अब बचे हुए 10% शेयर होल्डर को मेरे को फिर से ऑफर देना है, उनको बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। मैंने उनको ऑफर दिया है जब मेरा मेन ऑफर खत्म हुआ 4 महीने वाला, वहां से जब 4 महीने एक्सपायर हुए, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स आई गेट एडिशनल 2 मंथ्स टू गिव एन ऑफर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। मैंने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया कि मुझे आपके शेयर्स भी खरीदना है। जब से डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ऑफर रिसीव होगा, ना कि मैं दूंगा, जब से डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ऑफर रिसीव होगा वहां से 1 महीने के अंदर अंदर वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमको हमारे शेयर्स नहीं बेचना, हमको इस कंपनी को हमारे शेयर्स नहीं बेचना। दिस इज द प्रोविजन। ठीक है, आगे इन द गिवन केस सिंस द एप्लीकेशन मेड बाय डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैज बीन डिसमिस्ड बाय ट्रिब्यूनल, तो आई एम बाउंड टू एक्वायर द ऑल एंटायर 8% शेयर होल्डिंग। मैंने 5% ही करी है, ठीक है, तो मैंने 235 का कॉन्ट्रावेंशन करा है क्योंकि मुझे पूरी 8% करनी पड़ेगी, मैं 3% नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे पूरी की पूरी 8% करनी पड़ेगी क्योंकि 92 पहले कर लिया था तो 8% करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट लीव द बैलेंस 3%। क्लियर है बॉस? पक्का? बर्थडे आगे चलो। नेक्स्ट चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 6। चलिए, पहला क्वेश्चन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच देयर आर 8 शेयर होल्डर्स। कैन अ मेंबर होल्डिंग less than 1/10 of share capital of a company can apply to tribunal for relief against operation and mismanagement। तो 3 लिमिट सर देखना है हमको बेसिकली। सबसे पहले अंडर सेक्शन 244 इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल फॉलोइंग मेंबर्स हैव अ राइट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241। ठीक है सर, 244 ये बताता है कि 241 में जब आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई करोगे तो इनमें से किसी के पास भी राइट रहता है। सबसे पहले नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, पहली लिमिट हमारे लिए है नॉट लेस देन 100 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। और सेकेंड लिमिट है नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर सपोज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/10 भी अप्लाई करेंगे तो भी कर सकते हैं, विच एवर इज लेस। पहला क्लॉज तो ये होता है। दूसरा बोलता है एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड एप्लीकेंट हैव पेड ऑल कॉल्स एंड सम ड्यू ऑन शेयर्स, तो वो ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को। तो अपने केस में सर 8 शेयर होल्डर्स हैं, 8 का 10% अगर देखें तो 0.8 होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करें तो वो आता है 1 के ऊपर। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन टू ट्रिब्यूनल regardless he is not holding 1/10 of company share capital। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास एक और लिमिट है which is less than 1/10 of total number of members। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हमारे 8 का 1/10 is 0.8 को राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 1 पे। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंगल मेंबर कैन ऑल्सो अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घुमा के भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। Second question, the issued and paid up capital of MNC Limited is 5 crore consisting 5 lakh equity shares of 10 each. Okay. 100 each. The said company has 500 members. Number of members 500. A petition was submitted before the tribunal signed by 80 members holding 10,000 equity shares. ठीक है सर। एग्जामाइन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से डिसाइड वेदर सेट पिटिशन इज मेंटेनेबल। आल्सो द इंपैक्ट ऑफ मेंटेनेबल ऑफ पिटिशन इफ सब्सिक्वेंटली 40 मेंबर्स हु हैव साइंड द पिटिशन हैज विथड्रॉल द कंसेंट। चलो सर, अगर जिन लोगों ने अप्लाई करा था, अब आपको देखो क्वेश्चन को देख के समझ जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि सर 40 मेंबर्स ने बाद में विथड्रॉल करा है तो ऑफ कोर्स अप्लाई ठीक से हुआ होगा, तभी विड्रॉल हुआ होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स आपको लिमिट चेक करनी है, बट कहीं ना कहीं आंसर ऐसा फ्रेम होना चाहिए आइडियल केसेस में कि हाँ सर जो अप्लाई हुआ है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फॉर गेटिंग रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इज वैलिड। सबसे पहले सर क्या क्या लिमिट्स अभी ऊपर पढ़ के आए, 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पर 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करी है 500 मेंबर्स ने। पिटिशन में 80 मेंबर्स ने अप्लाई करा है। इनके पास जो अमाउंट हेल्ड है शेयर कैपिटल का वो 10 लाख रुपीस है।
ठीक है सर। पिटिशन वैलिड है अगर इनमें से किसी भी लोवेस्ट ने अप्लाई करा हो तो पहला सर 100 मेंबर्स, दूसरा 50 members which is 1/10 of total number of members, 500 का 1/10 is 50 and members holding 50 lakh share capital which is 1/10 of योर पेड अप शेयर कैपिटल विच इज 5 करोड़ का 1/10 is 50 लाख। हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर 80 मेंबर्स ने अप्लाई करा है जो ये वाले क्राइटेरिया को, जिस पे मैंने स्टार मार्क करा है, इस क्राइटेरिया को मीट कर गए हैं क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 मेंबर्स की थी, तो पिटिशन मेंटेनेबल तो है। चलो सर आप आगे क्या बोल रहे हो कि विड्रॉल कर लिया है, विड्रॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई करने के टाइम लिमिट्स देखते हैं, बाद में विड्रॉल भी कर लिया हो तो भी मेंटेनेबल रहेगी, वो मेंटेनेबल रहेगी, उसकी इफेक्ट्स में नहीं आएगा। ये केस लॉ हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजा मुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन अगेंस्ट नागेश्वर राव का केस लॉ था ये, ठीक है सर। बर्थडे आगे क्या, थर्ड वाला पॉइंट सर, थर्ड वाला क्वेश्चन आइए सर। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग 25 मेंबर्स डिसाइड टू फाइल अ पिटिशन फॉर रिलीफ ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट by the board of directors of Flyby Limited operates limited, ठीक है। The company has total 300 members and the group of 25 members holds 1/10 of total paid up share capital of the paid up share capital accounting for 1/15 of issued share capital, ठीक है सर। थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है, ये लोग 1/10 टोटल पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं और 1/15 टोटल इशूड शेयर कैपिटल का, दोनों में डिफरेंस होता है। Main grievance of the group is due to mismanagement by the board of directors. The company incurred losses and the company has not declared any dividend. पहला सर, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं करे तो क्या उसको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बताया जाता है क्या? मैंने बताया था, बताओ। दूसरा, even when the Companies Act 13 advised the group of shareholders regarding success of getting the petition admitted and obtain relief of tribunal, आपको इसके ऊपर आंसर करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, कितने मेंबर्स है, कौन किसका 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 1/15 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। मेन ग्रीवेंसेस ग्रुप का ये है कि मिसमैनेजमेंट एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ मैटर क्या क्या है सर। मैटर ये है कि सर एक तो मिसमैनेजमेंट है, कहाँ पर मिसमैनेजमेंट दिख रहा है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है सर। तो क्या मिसमैनेजमेंट के नाम पे ऑपरेशन मिस और रिलीफ के लिए फाइल हो सकता है क्या? दूसरा सर, इन लोगों ने लॉसेस इनकर करे हैं और दूसरा कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करा। इन दोनों पॉइंट को मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस करा रहा हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। बर्थडे के आगे चलो, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। 244 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइड करता है टू अप्लाई फॉर ट्रिब्यूनल फॉर राइट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। दिस राइट इज अवेलेबल ओनली व्हेन पिटिशनर होल्ड प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ शेयर्स। कौन से सर? अभी अपन पढ़ के आए हैं। सबसे पहला 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी और नॉट लेस देन 1/10 of total number of members whichever is less, or any member holding 1/10 of issued share capital of the company provided applicants have paid calls on due on shares। तीनों आंसर इसी की लिमिट्स पर बेस्ड थे। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, ये एडिशनल लिमिट इस क्वेश्चन में डाली है। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है, says group of shareholders do not number 100 or hold 1/10 of issued share capital or constitute 1/10 of total number of members, they have no right to appraise to tribunal for relief। ये ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग नहीं है। However, tribunal may on an application made to it waive all or any of the requirements of 1 or 2 सो टू बिट मेंबर्स को अप्लाई करने के लिए पिटिशन हमने पढ़ा था, ट्रिब्यूनल के पास एक ऑप्शन होता है, वो चाहे तो कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकता है। एज रिगार्ड ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल, कंटिन्यूअस लॉसेस कैन नॉट बाय इटसेल्फ रिगार्डेड एज ऑपरेशन। क्या कंटिन्यूअस लॉसेस ऑपरेशन है? नहीं सर। दूसरा, फेलियर टू पे डिविडेंड और पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, द शेयर होल्डर मे नॉट सक्सीड इन गेटिंग एनी रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल। ऐसे तो इन लिमिट्स के बाहर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो, बट ट्रिब्यूनल को लगता है तो कोई कंडीशन वेव ऑफ कर सकता है, बट आप तो किसी भी कंडीशन में आ नहीं रहे हो। प्लस दूसरा, मिसमैनेजमेंट है बोर्ड में या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है, दिस नो वे आउट, लाइक फोकस ऑन द लाइट ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। सॉर्टेड है सर। बर्थडे आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ XYZ लिमिटेड फाइल अ पिटिशन बिफोर ट्रिब्यूनल alleging various acts of operation mismanagement by majority shareholder of the company. The petitioner holds 12% of issued share capital of the company। यहाँ से हमको एक चीज पॉजिटिव मिलती है। दूसरा, during the pendency of the petition, some petitioner group holding 5% of the issued share capital of the company wish to disassociate themselves from the petition। सर मतलब आप इतना शॉर्ट में बता दो कि ये विड्रॉ करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, विड्रॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी पढ़ के आए हैं, आगे बढ़ते हैं सर। That the petition may be dismissed on the grounds of non maintainability। एग्जामाइन करोगे सर, ये सबसे पहले तो पिटिशन क्या सही फाइल हुआ था, दूसरा विड्रॉल कर लिया है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा फोकस करेगा, मैंने साइड में आपके लिए सब कुछ लिख रखा है। आर्ग्यूमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर दैट द पिटिशन में बी डिसमिस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन मेंटेबिलिटी इज नॉट करेक्ट। प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ विड्रॉल। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जितनी वैलिडिटी है पिटिशन की जज करना है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। फाइन, आगे बोला है It was held by Supreme Court in Raja
मूर्ति इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव अभी हमने पढ़ा, that if some consenting members have subsequent to presentation of petition withdraw their consent, it would not affect the right of remaining to proceed with the petition. Thus the validity of the petition must be judged on the facts they were at the time of presentation. Sir, ठीक है, neither the right of the applicants to proceed or nor the jurisdiction tribunal dispose on merit can be affected by even by subsequent presentation of the petition. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है सर, बढ़े आगे. चलो सर, फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 380 लाख इशूड शेयर कैपिटल इन जोलो लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैविंग टोटल इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 15,000 लाख. ग्रुप ऑफ मेंबर्स, इनके पास कितनी शेयर होल्डिंग है? 380 लाख की शेयर होल्डिंग है. टोटल शेयर होल्डिंग कितने की है? 15,000 लाख की शेयर होल्डिंग है. रीड दैट company board of directors conducting an act which is ultravirus the articles or memorandum of the company without altering the memorandum or articles of the company. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अगेंस्ट है हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के, विद रेफरेंस टू प्रोविजन कंपनी असर्टन वेदर द एप्लीकेशन विल बी एडमिटेड बाय ट्रिब्यूनल. क्या ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को एडमिट करेगा? क्या सर, ये तो सर कितनी बार पढ़ लिया हमने, वही लिमिट्स बार बार आ रही है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सर. चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 such number of member or members or depositors or any class of them as the case may be as indicated in subsection 2 may, if they are of opinion that management or conduct of affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to interest of the company or its member or depositor, may file an application before the tribunal. ठीक है सर. To restrain the company from committing such act which is ultravirus the articles or memorandums of the company. हम चाहते हैं कंपनी को कि हम ये सारे एक्ट के लिए रोकें. Requisite number of members to make application under 245 class of action depositors in rule 84(4) of NCLT second amendment rules 2019. Accordingly, in case of a company having share capital, the requisite number of member or members to file an application shall be at least 5% of total number of members of the company, 100 members of the company, whichever is less. In case of a listed company, members holding not less than 2% of issued share capital of the company. इन लोगों की लिमिट है. तो अबव केस में देखें सर, तो ये कितने होल्ड कर रहे हैं सर? ये 380 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं, होल अपॉन 15,000 इंटू 100, तो 2.53% होल्ड कर रहे हैं. ठीक है सर. लिस्टेड कंपनी के केस में हेंस मेंबर्स मीट द कंडीशन ऑफ 2% से ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो उन केसेस में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. चलो, अब ध्यान रखने की बात है, जो मैंने लाइन लिखी है आपको लाइन एज इट इज एग्जाम में आपके आंसर में होना चाहिए. इफ दे आर ऑफ ओपिनियन दैट मैनेजमेंट और कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर. प्रेजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल, और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर्स, तो आप चाहो तो ट्रिब्यूनल के पास लेके मैटर को जा सकते हो. विद दिस वी एंड विद योर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड मूविंग फर्दर विद आवर नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. चलिए सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इन्फोटेक ओवर ट्रेडिंग लिमिटेड वाज ऑर्डर्ड टू बी वाउंड अप कंपल्सरी बाय एन ऑर्डर डेटेड 10th March 19 बाय ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, वाइंड अप करना है कंपल्सरी. 10th March 19 को ऑर्डर आया था. ऑफिशियल लिक्विडेटर हु हैज टेकन द कंट्रोल फॉर द एसेट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी नोटिस द फॉलोइंग. जो वहां के लिक्विडेटर थे उन्होंने देखा कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का है, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बेची है कंपनी की किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को, इन विच हिज सन वाज इंटरेस्टेड कॉजिंग लॉस टू द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख. मैं वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैंने क्या करा, 50 लाख रुपए की मैंने एक प्रॉपर्टी बेची किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में जहां पर मेरा सन इंटरेस्टेड है, और मैंने उसमें कंपनी को 50 लाख का नुकसान पहुंचा दिया. ये जो सेल हुई है ये 15 अक्टूबर 18 को हुई है. आपका जो ऑर्डर आया है वो 10th March 19 का आया है. एग्जामाइन के ऑफिशियल लिक्विडेटर इस मैटर को कैसे सेटल करेगा, आपको ध्यान हो प्रोविजन. तो प्रोविजन ऐसा बोलता है कि अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि जो भी एक्शन लिया था कंपनी ने विद इन 6 months बिफोर मेकिंग एंड वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, वाइंडिंग अप एप्लीकेशन आने के अगर 6 महीने कोई प्रॉपर्टी बेची भी है, तो ट्रिब्यूनल को जो ठीक लगता है वो ऑर्डर पास कर सकता है. ये वाला जो पूरा का पूरा पैरा है, आई हैव नोटेड इट फॉर यू बिकॉज आई रियली वांट दैट यू शुड राइट इन एग्जाम दीज थिंग्स प्रॉपरली. जिस फॉर्मेट में मैंने दिया है उस फॉर्मेट में नहीं लिखना, नेवर लिखना, प्रॉपर फॉर्मेट में लॉ की लैंग्वेज जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है. बट याद करने के लिए कि इफ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ प्रेफरेंस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी taken or against the company within 6 months before making a winding up application, ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर as it may deem fit. ठीक है. and declares this transaction is valid and or restore the position. और ट्रांजैक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर करेगा और बोलेगा प्रॉपर्टी वापस लेके आ जाओ. चलो सर, अब हमारे एनालिसिस वाले पॉइंट पर आते हैं. Since in the present case the sale of immovable property took place on 15th October 18,
and the company went into liquidation on 10th March 19 within 6 months before the winding up of the company. Since the sale has resulted in loss of 50 lakhs to the company, official liquidator चाहेगा तो सेक्शन नंबर 328 में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस प्रूफ कर देगा कि प्राइवेट कंपनी को जो बेची थी उसमें फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस था. Hence the transaction made with regard to be as invalid and restore the position. अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको रिस्टोर कर सकता है और आपकी जो डील हुई है उसको कैंसिल करवा के आपको प्रॉपर्टी रिस्टोर करा के दे सकता है. मेरे बॉस पक्का जी, बढ़ने आगे. चलो सर, सेकेंड क्वेश्चन है वर्कमैन ड्यूज के ऊपर. Common question, n number of times you will find that in RTP, MTP, scanner, past examination questions everywhere. XYZ Limited is being wound up by tribunal. All the assets of the company has been charged to company's bankers to whom the company owes 5 crore. 5 करोड़ रुपए कंपनी को देना है, सारे assets उनके पास है. The company owns the following amount to others due to workers 1 करोड़ 25 लाख, गवर्नमेंट को देना है 30 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 60 लाख. आप बताओ सर किस तरीके से करेंगे. और सिक्योर्ड एसेट्स जो पैसा आया वो 4 करोड़ आया, वो नीचे दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सॉर्टेड सी बात बोलता है सर. देखो, जो भी अमाउंट रियलाइज हो इनटू वर्कमैन ड्यूज होल अपॉन वर्कमैन ड्यूज प्लस अनसिक्योर्ड प्लस सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड नहीं सिक्योर्ड लोन्स. ठीक है, तो यहां पर हमारा अमाउंट रियलाइज्ड है 4 करोड़ इंटू 1 करोड़ 25 लाख होल अपॉन 1 करोड़ 25 लाख वर्कमैन का ड्यू प्लस 5 करोड़ रुपए जो आपका सिक्योर्ड लोन है. तो प्रोपोर्शनेटली वर्कमैन ड्यूज प्लस सिक्योर्ड लोन चलेगा डिनोमिनेटर में, मतलब इस अमाउंट के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली मुझे वर्कमैन ड्यू को कितना पे करना है. मैंने फॉर्मूला भी आपके लिए लेफ्ट पे लिखा है, बड़ा सॉर्टेड सा क्वेश्चन है. ठीक है, बढ़े आगे. चलो सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ. Infotech Trading Over Trading Limited was ordered to be compulsory wound up by an order dated 10th March 19. The official liquidator has taken control of the assets and other records of the company and noticed that one of the contributory whose calls are pending to be paid is about to leave India for evading the payment of calls. हमने पढ़ा है इसके ऊपर प्रोफेशन, आपको क्लिक होगा अभी, जस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाने दो. And a person having books of accounts of the company in his position may abscond to avoid examination of books of accounts in respect of the affairs of the company. Apprehending such possibilities, tribunal detained such contributory for next 6 months, disallowing him to leave India as well as arrest and seize books of accounts. क्या ट्रिब्यूनल ने सही करा सर? क्वेश्चन पढ़ के लगता है ऑफ कोर्स सही करा है. देख लेते हैं आगे. Which may possibly abscond toward examination of the affairs of the company, referring to the provision of Companies Act 13. Answer the following in current scenario. पहला, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वैलिड है. दूसरा, ट्रिब्यूनल का पार्ट जो अरेस्ट और सीज करवाना था वो सही है या नहीं है? बिल्कुल सर सही है. समझो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 301 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, at any time before or after passing a winding up order if the tribunal is satisfied that पहला, एक contributory या फिर person having property accounts or papers of the company in his possession is about to leave India. ये देखो, ये मैंने points यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं. क्या क्या है? is about to leave India, he is about to abscond, या he can remove or conceal any property for avoiding the payment of calls or avoiding the examination. तो उस पर्टिकुलर केस में ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? साइड में लिखी हुई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम टाइम पे फटाफट से हमको रिकॉल करने में मदद कर सकती है. द ट्रिब्यूनल में कॉज द कॉन्ट्रीब्यूटरी टू बी डिटेन अंटिल सच टाइम एज ट्रिब्यूनल में ऑर्डर. ट्रिब्यूनल जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए डिटेन करा सकता है, प्लस उसके बुक्स एंड पेपर्स, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टीज को सीज करा के सेफली रखवा सकता है. अगर हमारे इस केस को देखें, ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर नेक्स्ट 6 मंथ्स का वो बिल्कुल बढ़िया है सर, वैलिड है, एंड इट इज करेक्ट फॉर ट्रिब्यूनल पार्ट टू अरेस्ट सीज बुक्स फ्रॉम द पर्सन प्लानिंग टू एब्सकॉन्ड टुवर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिस्पेक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ आर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. ड्यू टू अनप्रेसिडेंट फ्लड, all fixed assets of the company were damaged extensively beyond renovation or repair. अब इसका renovation repair नहीं होगा. The cost of replacement of assets are huge and the sum insured on the fixed asset did not cover all the assets. Therefore, the operation of the company was permanently discontinued. Company के operations बंद हो गए. Meanwhile, based on a winding up petition filed by the secured creditors, the High Court passed a winding up order. High Court ने secured creditors ने application file करी और High Court ने winding up orders दे दिए. The worker of the company opposed the winding up petition and also filed अपील अगेंस्ट द वाइंडिंग अप ऑर्डर. कोई वर्कर था, उसने इस चीज को रोका और उसने क्या करा, एक अपील फाइल करी है कि सर वाइंड अप मत करो. द वर्कर्स वर नॉट श्योर वेदर देयर अप्रूवल वुड बी हर्ड फॉर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स. आप बताओ वर्कर की सुनवाई होगी या नहीं होगी? आ रहा है ध्यान सबको? पक्का. चलो, सेक्शन नंबर 279 बोलता है व्हेन वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन पास्ड और अ प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड. तो सर उन केसेस में नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स शैल कमेंस, और अगर पेंडिंग होगी तो प्रोसीड नहीं होगी एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल. ठीक है,
फर्दर इसने ऐसा बोला है कि दैट एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल सीकिंग लीव अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज बाय ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज। ट्रिब्यूनल को अगर आप एप्लीकेशन दोगे कि सर आप प्लीज प्रोसीडिंग्स को अभी रोक दो, ट्रिब्यूनल को 60 डेज के अंदर उस एप्लीकेशन को खत्म करना है। हाउएवर द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सारे प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे प्रोविजन ट्रिब्यूनल के हैं, ये प्रोविजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर नहीं लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सेक्शन का मिक्स्ड क्वेश्चन 325, 326, 327 द कंपनीज एक्ट 13 द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर दिस एक्ट एंड द वर्कमैन ड्यूज शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स रैंकिंग परी पासू विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ परी पासू क्लॉज में जाते हैं। ये तो सर अभी तक प्रोविजन ही चल रहा था। जब प्रोविजन में हर चैप्टर की या हर लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसको कई बार प्रोविजंस को भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहां पर करा है। एज पर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन द हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड अ वाइंडिंग अप ऑर्डर, hence the workman can appeal against the winding up order but only with the leave of tribunal and subjected to such conditions tribunal may impose। tribunal की permission लेना पड़ेगी। further the dues and interest of workman will be produced in priority as workman dues shall be paid in priority to all the debts ranking pari passu मतलब with equal standing with secured creditors। पढ़ते हैं आगे। चलो सर पांचवा क्वेश्चन हमारी वाइंडिंग अप का लास्ट क्वेश्चन। Clarks Limited has made a default in filing financial statements and returns for a continuous period of 4 financial year. The rest of the company jurisdiction approach central government कि सर आप एक सैंक्शन आप प्रेजेंट कर दो ट्रिब्यूनल के पास कि इनको वाइंड अप करना है, क्या कर सकते हैं, क्या 4 साल होते हैं कि 5 साल प्रोविजन ध्यान आ रहा है। चलिए सर सबसे पहला, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा इन फाइलिंग विद रजिस्टर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, पिछले 5 कंटिन्यूअस सालों से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न को अगर फाइल नहीं कर रहे हो, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ से रीड करता हूँ, आप नीचे देखिएगा। कंपनी में on a petition under 272 be bound up by tribunal if company has made default in filing of registrar with financial statement और annual return। अगर इन्होंने रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत करी है फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। इंस्टेंस केस में आरओसी ने जो मूव लिया है कि पिटिशन डाला ट्रिब्यूनल को फाइंडिंग अप ऑफ क्लार्क्स लिमिटेड इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल के लिए हुए हैं, लॉ हमको 5 साल का बोलता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बढ़ते हैं आगे विथ नेक्स्ट चैप्टर प्रोड्यूसर कंपनी। ओहो, प्रोड्यूसर कंपनी अब नहीं रहा हमारे सिलेबस में, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर? आ गया हमारा बेहतरीन शानदार इंपॉर्टेंट इजी चैप्टर which is our foreign company, that is a company registered outside India is a foreign company, company registered outside India is a foreign company। चलो सर फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ABC Limited, a foreign company having its principal place of business at Kolkata, West Bengal, is required to deliver various documents to register of companies under the provision of Companies Act 13। You are required to state whether the said company should deliver such document। हमको बताना है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं वो आपको कहाँ डिलीवर करने हैं, और इन केस अगर फॉरेन कंपनी डिलीवर नहीं करती है, सेकेंड केस में पूछा है तो क्या पेनल्टी आएगी। देखो बहुत सॉर्टेड सी चीज है। कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन नंबर 380 में बोला है कि एक फॉरेन कंपनी को विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ ऑफिस establishment of place of office in India, वो अपने excuse me within 30 days of establishment of place of office in India उनको रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और कौन से रजिस्ट्रार को? वो रजिस्ट्रार जिसका जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली हो, क्योंकि आपने तो यहाँ पर अभी इनकॉर्पोरेट करा है, तो कौन से रजिस्ट्रार को दोगे? उस रजिस्ट्रार को जिसका जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली हो। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, लेफ्ट में लिख भी दिया है। सेकंड पैरा में आपसे पेनल्टीज की बात कर रहे हो तो फाइन है फॉरेन कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपीज से लेकर 3 लाख रुपए तक का, प्लस 50,000 पर डे का जो है वो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट की पेनल्टी है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर है 25,000 से लेकर 5 लाख रुपीज तक। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सॉर्टेड सा क्वेश्चन। मूविंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 2। DEJY is a company incorporated in Singapore. Establish a branch office at Mumbai. You are a practicing chartered accountant and you have been appointed by a company as a licensed office for compliance of legal formalities on behalf of company। ठीक है सर, आप बताओ सबसे पहले जो ब्रांच ऑफिस है वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, क्या उसको कंसिडर किया जाएगा? और अगर यस बोलते तो डॉक्यूमेंट्स बता दो क्या क्या लगाने हैं। सॉर्टेड सा क्वेश्चन है सर। सबसे पहले
फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो चाहे इटसेल्फ करे, उसके एजेंट के साथ करे, या फिर फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड से करे, प्लस वो कंडक्ट करे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और इन एनी अदर मैनर। ब्रांच ऑफिस जो होते हैं वो जनरली कंसिडर्ड होते हैं एक रिफ्लेक्शन पेरेंट ऑफिस का। 10 branch office of a company incorporated outside India are considered as a place of business for conducting a business activity in India and such other provisions as may be specified elsewhere in Companies Act 30। ठीक है सर, माना जाएगा कि वो कंपनी का ही ऑफिस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सर कि अगर है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स बता दो। सबसे पहले आपको लगाना है एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, उनके स्टैट्यूज की कॉपी, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल्स की कॉपी, प्लस अदर इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट डिफाइन कर रहा है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर ये सब इंग्लिश में नहीं है तो एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी भी लगेगी। उसके बाद फुल एड्रेस देना है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का या प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ अ कंपनी का, और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी देना है which containing such particulars as may be prescribed। When you are giving the list of directors and secretary, तो आप list of directors और secretary में क्या क्या डिटेल्स दोगे, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करी हुई है। सबसे पहला पर्सनल नेम एंड सरनेम इन फुल, दूसरा कोई भी फॉर्मर नेम, नेम्स, सरनेम्स इन फुल पुराना, फादर नाम, मदर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, अगर उसकी नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन अलग है तो उसकी नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन बताएंगे, उसकी प्रेजेंट नेशनैलिटी अलग है नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन से तो वो भी बताएंगे, उसका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन, ऑक्यूपेशन, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अदर डायरेक्टरशिप कितनी है, मेंबरशिप नंबर क्या, ईमेल आईडी क्या है, प्लस नेम एंड एड्रेसेस ऑफ वन पर्सन जो कंपनी के बिहाफ पर ऑथोराइज टू एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी नोटिस आएंगे कंपनी के बिहाफ पर इंडिया में मैं एक्सेप्ट करूंगा, full address of the office of company in India and the particulars in opening और closing place of business in earlier occasions भी देना पड़ेगा। प्लस हमको डिक्लेरेशन देना है कि none of the directors of a company or authorized representative of India has never been convicted or debarred for formation of company or incorporation or management of a company in India or abroad, और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन जो लगती है वो देना पड़ेगा। प्लस ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर देने हैं आपको मैंने अभी बताया था, रजिस्टर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली, वहां पर जाके देके आना है। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Gerio Limited is a foreign company in Germany and established a place of business in Mumbai. Explain the relevant provision of Companies Act 13 and rules made thereunder relating to preparation of financial statement and also documents to be attached along with the financial statement of foreign company। तो foreign company को क्या क्या financial statements बनाने और क्या क्या documents लगाने पड़ते हैं। A straightforward theoretical question, easy for you exam point of view, बट डिटेल्ड बहुत ज्यादा है ये पर्टिकुलर चीज। तो आओ जरा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। लगभग पूरा का पूरा प्रोविजन ही पूछ लिया एक तरीके से हमसे, सेक्शन 381 रफली पूरा ही पूछ लिया है। According to section number 381, every foreign company shall in every calendar year, सर जी ये लाइन सब लोग ध्यान रखना बच्चों, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कैलेंडर ईयर में एक हमारी फॉरेन कंपनी को एक बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग एंड हैविंग अटैच एनेक्स देयर टू सच डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब। उसमें वो पर्टिकुलर्स, वो डिटेल्स, वो एनेक्शर्स होंगे जो आपको बताया जाएगा और ये सब आपको डिलीवर करने हैं टू द रजिस्ट्रार। According to companies registration of foreign company rules, every foreign company shall prepare financial statements of its Indian business operation in accordance with Schedule 3 or as near thereto as possible हर financial year का, including documents that are required to be annexed, जो कि accounts of company बताएं वो सारे documents हमको लगाने पड़ेंगे, cash flow notes, P&L, other annexures, the documents relating to copies of latest consolidated financial statement parent firm foreign company के साथ जो कंसोलिडेट हुआ है as submitted by the prescribed authority ने जो हमको दिया है applicable law के हिसाब से हमको वो भी लगाना पड़ेगा। Plus central government is empowered to direct that in case of any foreign company or class of foreign companies the requirements of class A of section shall not apply or shall apply with such modification exceptions as may be prescribed। central government चाहे तो हमको बता सकती है कि ये modification exceptions के साथ ये वाली conditions लगने वाली है। if any of the document जो है वो specified जो है वो English language में नहीं है तो एक certified translation कराना पड़ेगा आपको उसको English language में। आगे बढ़ते हैं। एवरी फॉरेन कंपनी शैल सेंड टू रजिस्टर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू हिम अ कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स ऑफ ऑल प्लेसेस बिजनेस एस्टैब्लिश्ड ऑफ अ कंपनी इन इंडिया एज इट विद रेफरेंस टू बैलेंस शीट डेट टू इन सेक्शन 381(1) क्या बोला है, हर फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स के साथ डिलीवर करना है कॉपी ऑफ लिस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय अ कंपनी। इस कंपनी ने इंडिया में जहां जहां प्लेस ऑफ बिजनेस बनाए हैं वो भी एक हमको डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ेगा। According to company registration of foreign company 2014 rules, every foreign company shall file with register along with financial statement form number FC3 with such fees
under company registration of office and fees rules 2014 a list of all places of business established by foreign company as on the date of balance sheet. डेट ऑफ बैलेंस शीट पर जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे इंडिया में हैं हम किस में लेके दे देंगे, हम फॉर्म FC3 में लगा के दे देंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स, इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है जो खत्म हो रहा है, इस साल बंद हो रहा है, इट शेल फॉरफिट गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू रजिस्ट्रार एज एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच इज नोटिस इज गिवन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी डिलीवर द डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार शैल सीज। जिस दिन से आपने नोटिस दे दिया कि भाई हमने ये पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस बंद किया, उस दिन से आपकी जो लाइबिलिटी है टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स वो खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स, फर्दर एक चीज और बताई है सर इसमें, एवरी फॉरेन कंपनी शैल अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल विद रजिस्ट्रार अटैच करेगा स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड इंक्लूडिंग डिविडेंड जो है वो भी हम देंगे। द अबव स्टेटमेंट शैल इंक्लूड सच फर्दर पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑल द डॉक्यूमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय रजिस्ट्रार टू रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ फॉरेन कंपनी टू विच डॉक्यूमेंट्स डेट, जिस फॉरेन कंपनी के डॉक्यूमेंट से खत्म साल खत्म होने से 6 महीने के अंदर अंदर आपको देना पड़ेंगे। चलिए, मूविंग फर्दर विद 2 more questions, question number 4th and question number 5th. In the light of provision of Companies Act 13, examine whether the following companies can be considered as foreign company. Redstone Limited is a company registered in Singapore. Singapore में registered है. Board of Director meets and executes a business decision at their board meeting held in India. सिर्फ एक board meeting इंडिया में held हुई है और उसमें एक board decision लिया है। क्या हम इसको एक foreign company बोल दें? क्या इन्होंने एक place of business लगा दिया है? चलिए, सबसे पहले फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया which has established a place of business in India whether physically or through electronic mode, conduct of business activity in any other manner. तो सर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है, whether the main server is installed in India or not but not limited to B2B, B2C, data interchange and other supply transaction, offering to accept deposit including deposit, subscription, securities, financial statements, online services, अलग related data communication चीजें, whether conducted by email, mobile, digital, social media, mobile computing, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज। ये 2 केसेस हैं। पहला केस है रेडस्टोन लिमिटेड वाला जो है सिंगापुर वाला केस है। इन द गिवन सिचुएशन रेडस्टोन लिमिटेड इज registered in Singapore, however it does not have place of business in India whether by itself or through an agent or physically or electronic mode and does not conduct any business activity in India in any other manner. तो फॉरेन कंपनी नहीं है। सिर्फ बोर्ड मीटिंग इंडिया में करने से आपने कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं बनाया, दैट इज व्हाई यू आर नॉट अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का केस पढ़ते हैं, 4th का सेकंड। Exen Limited is a limited liability company registered in Dubai, has installed the main server in Dubai, maintaining office automation by cloud computing of its client in India. ठीक है, हमारे क्लाइंट्स इंडिया में है पर हमने सर्वर दुबई में लगा रखा है। बताओ सर ये आपका होगा या नहीं होगा। In the given situation, Exen Limited is a company registered in Dubai and installed its main server in Dubai for maintaining office automation software by cloud computing for its client in India. Thus, it can be said that Exen Limited liability company has a place of business in India through electronic mode. मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू यहाँ पर मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस बना रखा है एंड इज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो वो एक फॉरेन कंपनी होगी और कंपनीज एक्ट 13 के सारे प्रोविजंस लगेंगे भी और फॉलो भी करना पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। Abroad Limited is a foreign company without establishing place of business in India. Proposed to issue prospectus for subscription of securities in India, being a consultant of the company, advice on the procedure. सर आपसे बोला है हमने प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं डाला है पर हम इंडिया में लोगों को शेयर्स ऑफर करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं। सेक्शन नंबर 389 बोलता है नो पर्सन शैल इशू, circulate or distribute in India any prospectus offering for a subscription securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India unless before the issue, circulation, distribution of prospectus in India, copy thereof is certified by chairman of the company and 2 other directors have been approved by resolution by managing body and has been delivered for registration to registrar. बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली है। कोई भी पर्सन सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है प्रोस्पेक्टस को इंडिया में, वेदर हमने उसको वो चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया हो या बाहर हो, चाहे उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया डाला हो या नहीं डाला हो। कब तक नहीं करता है, जब तक इशू करने से पहले जो भी कॉपी है वो सर्टिफाई कर दी है बाय चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर्स।
किसने सर्टिफाई करी है? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर्स। ठीक है सर। Chairperson of the company plus 2 other directors certify करिए as have been approved by resolution of the managing body and has been delivered for registration to registrar, और हमने registration के लिए उसको registrar को deliver कर दिया है। and the prospectus states on the face of it that the copy has been delivered, और prospectus पे आपको बताना पड़ेगा कि सर मैंने copy deliver कर दी है। and there is endorsed or attached to the copy any consent to issue of prospectus required in section 388 and such document जो rule number 11 ने बताए हैं। अकॉर्डिंगली एब्रॉड लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, वो प्रोसीड कर सकती है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के साथ, अगर उसने ऊपर के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो करे हैं तो वो 100% आगे बढ़ सकती है। क्लियर है? पक्का? चल मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट चैप्टर, मिसलेनियस प्रोविजंस। Question number 1. Explain the meaning of fraud in relation to the affairs of the company and punishment provided for the same under section 447. अरे सर ये 447 है सर, इतनी बार पढ़ा, इतनी बार जगह 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 कहीं कुछ नहीं मिलता है तो हमारे लॉ मेकर्स ने डाल दिया 447 की पेनल्टी। तो है क्या है सर ये? आओ समझते हैं। सबसे पहला an explanation to 447 fraud and as per the explanation to 447 of Companies Act 13 fraud in relation to affairs of the company includes, fraud में क्या क्या इंक्लूड होगा? कोई एक्ट कराए, कोई ओमिशन कराए, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, कोई फैक्ट छुपाया है, कोई पोजीशन एब्यूज करी है, कमिटेड बाय अ पर्सन और एनी अदर पर्सन विद इंटेंशन टू डिसीव, आपका इंटेंशन है किसी को डिसीव करना, अनड्यू एडवांटेज उठाना, इंजरी पहुंचाना, या शेयर होल्डर को या इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या शेयर होल्डर को किसी भी तरीके की इंजरी पहुंचाना, उसको बोला जाएगा फ्रॉड। फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ कंपनी इंक्लूड्स एक्ट कुछ करा, ओमिशन फैक्ट छुपाया है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या आपने अपनी पोजीशन एब्यूज करी है, कमिटेड बाय अ पर्सन एनी अदर पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव, किसी को नुकसान पहुंचाना है, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, इंजर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इंटरेस्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। चलो ठीक है, चाहे अब आपने उससे कोई रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कमाया हो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है? रॉन्गफुल गेन मींस द गेन बाय एन अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, जो आप गेन ले रहे हो आप लीगली इंटाइटल्ड नहीं हो। और लॉस का मतलब होता है द लॉस बाय अनलॉफुल मींस ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड, अगर आप लूज कर रहे हो तो आप इसके लिए लीगली एंटाइटल्ड हो, तो वो उसको बोला जाता है रॉन्गफुल लॉस। पनिशमेंट की बात करें तो सर 447 की पनिशमेंट क्या बोलता है? विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लाइबिलिटी, या आप एक काम करना यहां पे लिख लो इसको, रेफर फ्रॉम मॉड्यूल, वहां बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया हुआ है। Instead of these theoretical points, you can refer from there। और 447 की पेनल्टी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनल्टी और एज इट इज याद करके जाना, इट शुड बी अ लर्न बाय हार्ट थिंग। 447 की पेनल्टी एग्जाम में बहुत काम आएगी। चल सेकंड है क्वेश्चन हमारा, जेकेएल रिसर्च लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी, द कंपनी हैज यूनिक बिजनेस आइडिया इमर्जिंग फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द न्यू एरिया, हाउएवर इट इज फ्यूचर प्रोजेक्ट, द कंपनी हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ से आपको क्लिक होगा, ये क्वेश्चन डोरमेंट कंपनी का हो सकता है। एंड द बिजनेस एक्टिविटीज प्रेजेंट, द कंपनी डिजायर्स टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, एडवाइस करो क्या भैया कर सकते हैं कि हम डोरमेंट कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोविजन रिलेटेड टू डोरमेंट कंपनी 455 में कवर्ड है। सबसे पहला, according to the provision, a company is formed and registered under this act for the purpose of future project or to hold an asset or intellectual property, और उसके कोई significant accounting transactions नहीं है। मैं business डाल रहा हूँ कोई future project asset के लिए, कोई significant accounting transactions नहीं है। दूसरा, such company or an inactive company may make an application to registrar to declare a status or to obtain a status of dormant company। हम एक application देके registrar को dormant company का status मांग सकते हैं। Next है, the registrar shall allow the status of dormant company to the applicant and issue a certificate after considering the application। अगर registrar को ठीक लगेगा तो dormant company का status हमको दे देंगे। The registrar shall maintain a register of dormant companies in such form as may be prescribed। In case company has not filed a financial statement and return for 2 financial year, अगर आपने financial statement या फिर annual return 2 financial year की consecutively नहीं फाइल करे हैं, the registrar shall issue a notice to the company and enter the name of such company in register maintained for dormant companies। In fact, अगर कोई कंपनी है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 2 साल तक नहीं फाइल करे कॉन्सिक्यूटिवली, तो वो एक नॉर्मल कंपनी, बट उसका नाम हम डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में शिफ्ट कर देंगे, डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में शिफ्ट कर देंगे। A dormant company shall have such minimum number of directors
file such documents and pay such annual fee as may be prescribed by registrar to retain its dormant status in the register and may become an active company on an application made in this behalf accompanied by such document and fees। आप क्या करोगे, कुछ समय बाद आपको लगता है कि नहीं सर अब तो सब सही चल रहा है, हमको एक्टिव कंपनी डिक्लेयर कर दो, तो आप कुछ फीस पे कर दो, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो, आप एक्टिव कंपनी की डिक्लेरेशन हो सकता है। अगर रजिस्ट्रार को ठीक रहेगा सर्टिफिकेट इशू कर देगी। However, the registrar shall strike off the name of dormant company from the register of dormant company which has failed to comply with the requirements of this section। और इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो ऑफकोर्स डॉर्मेंट कंपनी के रजिस्टर से आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो जेकेएल रिसर्च डेवलपमेंट लिमिटेड ये प्रोसीजर फॉलो करके अपने आप को एक डॉर्मेंट कंपनी डिक्लेयर करा सकते हैं। चलिए मूविंग फर्दर विद क्वेश्चन नंबर 3। Gulmohar Limited is a company registered in India for last 5 years. Since the last 2 financial years, it has not been carrying on any business in operation and has not filed a financial statement annual return. ठीक है सर। Saying that it has not made any significant accounting transaction, considering the current situation, director of the company is contemplating to apply to register कि आप हमको dormant company declare कर दो। आप लोग advise करो will whether Gulmohar Limited is eligible to apply to register। Eligible है क्या सर? Of course है। दूसरा, will your answer be different? Gulmohar Limited is continuing payment of fees to register of companies and payment of rental for its office and accounting records for the last 2 financial year। पहले वाला केस देखते हैं, फिर सेकंड और थर्ड देखेंगे। सर देखो बहुत सिंपल सॉर्टेड सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोविजन का पढ़ा हुआ है क्वेश्चन है, एकदम हमको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्व किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार in such manner and may prescribe for obtaining the status of dormant company। डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दे सकते हैं। हियर एन इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल। ठीक है सर, समझ में आता है। आगे, गुलमोहर लिमिटेड सिंस from last 2 years is not carrying on business or operation and has not filed financial statement annual return saying it has not made any significant account transaction in the last 2 financial year, thus it falls within the definition of inactive company and is eligible to apply to register to declare to obtain a status of a dormant company। It can obtain a status of dormant company। ठीक है। सेकंड केस, significant accounting transactions का मतलब क्या होता है? significant accounting transactions are transactions other than these which payment of fees by company to register, ये नहीं कि नहीं करना ही पड़ेगा। पेमेंट मेड टू इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट के हिसाब से जो पेमेंट करनी थी वो करिए। शेयर्स अलॉट करे हैं और हमने मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस और रिकॉर्ड्स के लिए पेमेंट करी है, तो वो हमको कभी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि करना ही पड़ता है। तो सर ये पढ़ने के बाद Gulmohar is still eligible to apply to register for companies to obtain the status of dormant company even if it has continued payment of fees to register of companies and payment of rental, क्योंकि ऑफिस मेंटेनेंस में जाएगा for the last 2 years as these transactions have been kept outside the purview of significant accounting transactions। इन transactions को तो हम लोग ऐसे भी सर significant accounting transactions की purview से बाहर ही रखते हैं। क्लियर है? बढ़ने आगे। चलो थर्ड केस फोर्थ केस डिस्कस करते हैं एंड विल बी एंडिंग विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर आल्सो। चलिए सर, सेकंड, इफ स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग ऑफ प्री रिक्विजिट टू मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर फॉर कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, क्या स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी होता है? क्या आपका आंसर इट इज फाउंड आफ्टर मेकिंग एन एप्लीकेशन डॉर्मेंट कंपनी रजिस्टर दैट इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। 2 केसेस हमने आपसे और पूछे हैं। सबसे पहला, according to rule 3 a company may make an application in prescribed form to register for obtaining the status of dormant company according to the provision of 455 after passing a special resolution to this effect in general meeting of the company। तो सर स्पेशल रिजोल्यूशन प्री रिक्विजिट है, एक एप्लीकेशन देने के लिए बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट सर, आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर हमारे ऊपर किसी भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो सर रूल 3 बताता है कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस रूल ओनली इफ नो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर और टेकन अप और कैरिड अगेंस्ट द कंपनी। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं हुआ है तभी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 सबसेक्शन 6 द रजिस्टर शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ डॉर्मेंट कंपनी व्हिच हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 455। तो इस केस में गुलमोहर लिमिटेड वाज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी एज इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था। It was ordered 6 months ago, but since it has already made an application, then it came to light about the pending investigation of the company. The registrar shall not register dormant company, और अगर रजिस्टर्ड कर दिया है तो भी वो उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके डॉर्मेंट का जो स्टेटस का टैग है वो हटा देगी। क्लियर है जी? पक्का? बढ़े आगे। चलो लेट्स मूव फर्दर। चलिए जी, मूविंग फर्दर विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। फटाफट खत्म करते हैं। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड व्हाइल डिस्कसिंग ऑन द मैटर ऑफ रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर X, allegations of fraud and financial irregularities were revealed
leveled against him by some members ने कुछ लगाया इसके ऊपर. This resulted into chaos in the meeting and the situation was normal only after chairman declared about initiating an inquiry against the director. उसके बाद ही लोगों को शांति हुई. Mr. X, however, could not be reappointed in the meeting. The matter was published in the newspaper next day. On the basis of such news, whether the court can take cognizance of the matter. बताओ भाई, कोर्ट कॉग्नाइजेंस ले सकता है क्या? डायरेक्ट बहुत सिंपल सॉर्टेड प्रोविजन है कि कोर्ट कॉग्नाइजेंस ले सकता है किसी भी मैटर के ऊपर, एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इट इज मेड इन राइटिंग बाय. कोर्ट नहीं ले सकता है कॉग्नाइजेंस जब तक कि इन सब लोगों ने इन राइटिंग में दिया हो, रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर, मेंबर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, पहला पॉइंट जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के सिंप्लीफाई कर दिया. सेकंड, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट व्हिच इज एलीज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी कंपनी और एनी ऑफिसर देयरऑफ एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग of registrar, shareholder, member or any other person authorized by central government in this behalf. Thus, in the given situation, the court not shall initiate any matter suo motu against the director. Court नहीं कर सकता है. Mr. X, without receiving any complaint in writing of the registrar of company, shareholder या any other person authorized by central government, वो नहीं आगे होके मैटर को ले सकता है, कोर्ट को केस को स्टार्ट कर सकता है. Second question, what is the object of constituting panel of mediation and conciliation under the provision of Companies Act 13? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. चलो, मेडिएशन का मतलब होता है इंटरवेंशन बाय थर्ड पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट. ठीक है, तो अंडर सेक्शन 442 इट इज प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट फॉर मेडिएशन बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और अपील ट्रिब्यूनल. तो कॉमन पार्लेंस में मेडिएशन का जो मीनिंग था वो मैंने साइड में आपके लिख के दिया है. कंसिलिएशन का जो मीनिंग होता है वो भी लिखा है. कंसिलिएशन मींस पावर ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स इन अ फ्रेंडली मैनर थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस लगा के हम फ्रेंडली मैनर में मैटर को सेटल कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंसिलिएशन बोलते हैं. चलिए सर, अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस की. तो फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेडिएशन एंड कंसेशन कैन बी मेड बाय, कौन कर सकता है? एनी ऑफ द पार्टीज टू प्रोसीडिंग्स दे सकती है एप्लीकेशन एंड इट शैल बी अकम्पनीड बाय सम फीस इन सच फॉर्म एज मे प्रिस्क्राइब. सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल बिफोर एनी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग में सुओ मोटो रेफर एनी मैटर टू एक्सपर्ट्स, जो कि मेडिएशन कंसिलिएशन पैनल के एक्सपर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकती है, ट्रिब्यूनल भी बोल सकता है और अपील ट्रिब्यूनल भी बोल सकता है कि आप ये मैटर वहां जाके डील करा लो और हमारी एक्सपर्ट जो है कंसेशन मेडिएशन पैनल के वो इस चीज को डील कर देंगे. ठीक है, चलिए सर, थर्ड क्वेश्चन. मिस्टर जोसेफ, अ मेंबर ऑफ Armaments Limited, is aggrieved due to failure of company to make payment of dividend declared in the AGM held in August 15. ठीक है सर. He makes a complaint in writing before the court of competent jurisdiction within prescribed period of limitation, but the court refused to take cognizance of the alleged offence. Explain the legal position. आपको legal position बताना है. तो सर, कोर्ट कॉग्नाइजेंस कब लेता है किसी भी ऑफेंस से? कब केस स्टार्ट करता है, कब ट्रायल स्टार्ट होती है? जब द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय रजिस्ट्रार, शेयर होल्डर, मेंबर ऑफ अ कंपनी और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं. Provided that the court may take cognizance of offence relating to issue and transfer of securities and non-payment of dividend on a complaint in writing by a person authorized by SEBI. अगर हमारी लिस्टेड कंपनी होती है तो सेबी के उस पर भी चल जाता है. ऐसे सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख दी थी एक ही पर्टिकुलर पर. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन आ गया है. तो इन द प्रेजेंट केस मिस्टर जोसेफ, मेंबर ऑफ आर्मामेंट्स लिमिटेड, इज एग्रीव्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ द कंपनी टू मेक डिविडेंड इन द एजीएम. ही मेक्स अ कंप्लेंट इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ कंपनी जुरिडिक्शन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड लिमिटेशन, बट कोर्ट रिफ्यूज कराइए. तो क्या होता है सर, हम लोग सेकंड पैरा में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को ही समझाते हैं. अब हम कंक्लूड करते हैं. हियर द कोर्ट shall take the cognizance of offence relating to non-payment of dividend as the shareholder have made a complaint in writing before the competent jurisdiction. shall word use हो गया है, मतलब लेना ही पड़ेगी. ठीक है, पक्का. बढ़े आगे. चलिए, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस के ऊपर एक छोटा सा पैरा इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम में याद रखना. ओवरराइडिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13, overriding the provisions given under Code of Criminal Procedure 1973, every offence under Companies Act 13 except the offence referred to in 2126 of Companies Act 13 which deals with the investigation into affairs of the company by SFIO shall be deemed to be non-cognizable within the set code. उसको हम लोग non-cognizable ही बोलेंगे. पक्का जी. बढ़े आगे. चलो, therefore the offence covered under section 2126 shall now to be deemed to be cognizable where police officer may arrest a person without a warrant and और ये non bailable होंगे. तो all offenses punishable with imprisonment up to 2 years or more. What? अच्छा, sorry, the fourth question है. The Companies Act 13 established the offence covered under section 2126 as public wrong which has been prevented to control, thus non bailable रहेगा ये offence अपने आप में nature में. ठीक है, बढ़े आगे.
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4th and 5th and we'll be completing with this beautiful chapter as well. Excel Limited committed an offence under Companies Act 13. The offence falls within the jurisdiction of a special court of Bundi district in which rest office of company Excel Limited was situated. ठीक है सर. However, in that Bundi district there were two special court, X and X place and other in the Y place. Identify करो कि सर किस स्पेशल कोर्ट में हमारा केस चलेगा. बहुत सिंपल सॉर्टेड सा क्वेश्चन है. All offences which are punishable with an imprisonment of 2 years or more shall be triable by a special court where a registered office of company is situated. जहां पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है वहीं पर होगा. तो इस केस के अंदर क्योंकि एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो रजिस्टर्ड ऑफिस एक्सेल लिमिटेड का है, तो जुरिसडिक्शन ऑफ ट्रायल जो होगा वो वहां का हाई कोर्ट स्टेट का बताएगा. तो बूंदी कम्स इनटू राजस्थान स्टेट. तो राजस्थान का हाई कोर्ट बताएगा कौन से स्पेशल कोर्ट में आपका केस डिस्कस होने वाला है. बढ़े आगे. चलो, 5th question. Before imposing penalty, the adjudicating authority issued a show cause notice to the company and its officers on 15 July 2020 to represent before the adjudicating authority. ठीक है, एक इम्पोज करनी थी पेनल्टी, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस दिया और बोला कि सर आ जाओ और बताओ हमको क्यों ना हम आपके अगेंस्ट में एक पेनल्टी चार्ज करें. The notice was served on 31st July. State the time period within which the company and officers who were called upon may present before the executing authority. कितने समय में हमको उनके पास जाना होता है. ठीक है, बहुत सॉर्टेड सा क्वेश्चन है. Rule 3 of Companies Adjudication of Penalty Rules 2014 read with section 454 of Companies Act 13 states that before adjudicating penalty, the adjudication officer shall issue written notice in the specified manner to the company, to the officer of company and to other person as the case may be, to show cause within such period which is not less than 15 days and which is not more than 30 days why penalty should not be imposed. ये है सेक्शन जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर नोट करके दे दिया है. प्लीज इसको अपने मॉड्यूल में कॉपी कर लो, बहुत काम आएगा. या फिर ये वाला जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं और वहां से आप प्रिंट करके भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. According the company and its officers shall be present before the adjudicating authority on or before 30th August, not being more than 30 days from the date of serving of notice. जिस दिन से आप नोटिस सर्व कर रहे हो वहां से 30 डेज से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए. क्लियर है जी? पक्का जी? चलो चलिए सर आगे बढ़ते हैं विद आवर वेरी स्मॉल चैप्टर एनसीएलटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. एक ही क्वेश्चन है लकीली हमारे इसमें. क्वेश्चन ये बोलता है सर कि ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर ट्रिब्यूनल फ्रॉम वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी passed an order on 20 December 2019 without the consent of parties. Mr. Rama, one of the parties to the proceedings whose family condition was not good, so didn't take much interest in order of tribunal, but after a few days, due to aggrieved by the order, he filed an appeal before appellate tribunal on 15 March 2020, showing sufficient cause for delay for not filing up to 45 days from the date of order. The appellate tribunal was passed. The appellate tribunal has passed an order dated 30th April 2020 को पास किया. Mr. Rama was not satisfied and application दी सुप्रीम कोर्ट को. बताओ सर ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. कंक्लूजन मैंने आपके नीचे लिख रखा है. Any person aggrieved by an order of appellate tribunal prefer an appeal to Supreme Court only on the questions of law, and appeal filed is should be within 60 days from the date of copy of appellate tribunal is made available. वहां से आप 60 days में कर सकते हो. तो इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए अगर तो मिस्टर रामा even aggrieved by an order of appellate tribunal filed application before Supreme Court within 30th September, but as Supreme Court can entertain appeal only up to 60 days plus 60 days का extension allowed होता है. Since this appeal was filed beyond 180 days, तो ये जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहेगी. 60 डेज में फाइल करना होती है अपील आपको, प्लस एक्सटेंशन मिलता है 60 डेज का, वो भी आप यहाँ पे नोट कर लो. हम अलग से 60 डेज का एक्सटेंशन भी देते हैं, पर आपकी क्योंकि अपील 120 डेज के बियॉन्ड फाइल हुई है तो ये अपील ऑफ कोर्स वैलिड नहीं है. चलिए नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिसेस वाला चैप्टर. इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. चलिए पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डीबीएम लिमिटेड हेल्ड अ बोर्ड मीटिंग ऑन 2 May एज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द salient points to be taken into account while drafting the minutes of board meeting. ठीक है सर, 2 May को बोर्ड मीटिंग हुई थी रजिस्टर्ड ऑफिस पर. आपको ड्राफ्ट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहला, जब भी आप ड्राफ्ट करते हो मिनट्स को तो या तो उसको आप क्या करो, टैबुलर फॉर्म में करो, सीरीज पैराग्राफ में डालो, या फिर कॉन्सिक्यूटिवली नंबर करो, प्लस उसमें प्लेस डेट टाइमिंग ऑफ मीटिंग डालो. ये तीनों चीजें आपको, चारों चीजें याद रखना है, इसलिए मैंने आपको अलग से साइड में लिख के दे दिया है, ध्यान रखिएगा.
ठीक है, चलिए अब आगे। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मस्ट बी मेंशन, कि चेयरमैन कौन था हमारी मीटिंग का वो हमको मेंशन करना है। द जनरल फ्रेज यूज्ड इन द मिनट्स इज मिस्टर, मान लिया अनिरुद्ध है अगर हमारा चेयरमैन, तो मिस्टर अनिरुद्ध चेयरमैन ऑफ द मीटिंग टुक द चेयर एंड कॉल्ड द मीटिंग टू ऑर्डर, पहला। दूसरा, मिनट शुड बी क्लियरली मेंशन द अटेंडेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मीटिंग, दैट इज पर्सन प्रेजेंट एंड द कैपेसिटी इन विच दे वर प्रेजेंट, एग्जाम्पल नेम ऑफ पर्सन प्रेजेंट, नेम ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, अगर कोई प्रॉक्सी आए तो फिर वो। द मिनट शुड ऑल्सो कंटेन द सब्जेक्ट लीव ऑफ द एब्सेंस ग्रांटेड टू इफ एनी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, को अगर आपने किसी ग्राउंड्स पर लीव दी है मीटिंग नहीं अटेंड करने से तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। The adoption of minutes of previous board meeting must be the first item of agenda। पहली आइटम क्या होती है कि जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हुई थी सर उसका वापस से हम उसके जो मिनट्स उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द एडॉप्शन ऑफ मिनट्स ऑफ प्रीवियस बोर्ड मीटिंग मस्ट बी द फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा बाय डायरेक्टर्स गिविंग अप्रूवल एंड द चेयरमैन साइनिंग द मिनट्स एज अ प्रूफ ऑफ अप्रूवल ऑफ मिनट्स। हमने पिछले मीटिंग का अप्रूवल दिया। दूसरा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एट द मीटिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एज पर एजेंडा, जैसे 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 आपने डिस्कस किए हैं उसी ऑर्डर में आप लिखेंगे, इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। In respect of each item of business, the names of the directors dissenting or not concurring to any resolution passed, आप उनका बताओगे सर कौन सा डायरेक्टर कौन कौन से रेजोल्यूशंस पर एग्री नहीं हुए थे, और चेयरमैन की सिग्नेचर और डेट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द मिनट्स एज करेक्ट भी हमको इसमें लिखना पड़ती है। ठीक है सर, बढ़े आगे। चलो यार फटाफट से आओ, जरा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। अब सेकेंड वाला, Morabani Woods Limited decide to appoint Mr. Wahid as managing director for a period of 5 years with effect from 1st May 19. Mr. Wahid fulfill all the conditions specified under Schedule 5. The term of appointment है इन वाहिद जी को दी जाएगी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ की। कमीशन एज में डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ पर्क्विजेस देंगे हम इनको, फ्री हाउसिंग देंगे, मेडिकल रीइंबर्समेंट्स देंगे 10,000 पर मंथ के, बहुत बड़ा अमाउंट होगा ये भी। लीव ट्रेवल कंसेशन दे रहे हैं, क्लब मेंबरशिप फी दे रहे हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 10 लाख का, ग्रेचुइटी प्रोविडेंट कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। यू बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ द सेट कंपनी दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी, यू हैव टू रिक्वायर्ड अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू गिव द इफेक्ट टू अबव। अज्यूमिंग कि मिस्टर वाहिद क्या है, एक ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर किसी पब्लिक कंपनी में। चलो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, resolution passed at the meeting of board of directors DBM Limited held at registered office situated at registered office plus date plus time। ठीक है, कोशिश करना आप लोग टाइम एग्जाम में डालो तो AM वाले डालना वो ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बोर्ड मीटिंग्स होती है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुबह 10-11 बजे चालू हो ही जाती है। नेक्स्ट, resolved that subjected to the approval of shareholders in the general meeting and pursuant to the provisions of applicable provision of Companies Act, Mr. Paul, एक सेकेंड हमारा सेकेंड केस डिस्कस करना रह गया था ना आई गेस। चलिए पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड केस बचा है, हम उसको पढ़ लेते हैं। आई एम सॉरी मैं आगे बढ़ गया था, स्किप हो गया था। ड्राफ्ट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पॉल एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 years फ्री इफेक्ट ऑफ 1 June 19। पहले पॉल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए थे 5 साल का, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर वापस आएंगे। चलिए resolution passed at a meeting of board of directors DBM Limited held at its registered office। डेट प्लेस रजिस्टर ऑफिस का डे और टाइम जो है में डालना। रिजॉल्व दैट सब्जेक्टेड टू अप्रूवल शेयर इन जनरल मीटिंग पर्सन टू प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13। मिस्टर पॉल कैन बी एंड हियर बाय अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 June 19। ठीक है सर, 2 मई को मीटिंग हुई और 1 June 19 से इस बंदे को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम रेमुनेशन अप्रूव विद रेमुनेशन कमिटी एज एनिमेटेड अंडर। सैलरी रुपीस पर मंथ, पर्क्विजेस बेनिफिट जो भी देना है वो। रिजॉल्व फर्दर दैट Mr. Paul, so long as he functions as the managing director of a company, shall not be entitled to any sitting fees for attending the meeting of board of directors or any committee thereof। Of course नहीं दी जाती sitting fees, तो रेजोल्यूशन में लिखना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए। Plus further we resolve further that the secretary of the company be is by directed and authorized to file necessary returns with register of companies to do all necessary things। किसके ऊपर डाल दिया, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी के ऊपर। तो आप पढ़ते हो ना ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर इतनी पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन सा होगा, सेक्रेटरी होगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई है, हमारे सेक्रेटरी के ऊपर आ गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो मुरबानी वुड्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमने उसको बहुत सारे मेडिकल रीइंबर्समेंट्स और फ्री घर, लीव ट्रैवल कंसेशन, बहुत सारी चीजें दी थी। चलिए, रेजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मुरबानी वुड्स लिमिटेड held at its registered office situated at place on time day
एंड एम, देखो यहाँ पर भी एम यूज किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हमें एग्जाम में कई बार बहुत मार्क्स दी जाती है। रिजॉल्व दैट द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग and be hereby accorded to appointment of Mr. Wahid, who is already managing director of another publicly limited company and fulfills the condition given in the Schedule 5 of Companies Act 13 as managing director of a company for a period of 5 years effective from 1st May 19। 1st May 19 से हम 5 साल के लिए इस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं। Subjected to approval or resolution by shareholder in a general meeting and Mr. Wahid may be paid remuneration as follows: salary, commission, perk visits ऊपर से कॉपी करने हैं, ठीक है सर। Resolve further that in the event of loss or inadequacy of profit, the salary payable to him shall be subjected to limits in the Schedule 5। ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल मत जाना, ठीक है, क्योंकि जब भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट करते हो तो आपको शेड्यूल 5 का जिक्र करना ही है। रिजॉल्व फर्दर दैट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर एंड फाइल द रजिस्टर ऑफ कंपनीज नेसेसरी फॉर्म्स एंड रिटर्न्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाय अपॉइंटमेंट, ठीक है, बाकी हमारा डेजिग्नेशन, ठीक, पक्का। बड़े आगे तो कुछ नहीं, ऊपर का मैटर रिजॉल्व करके आगे लगा के और हमको एक प्रॉपर्ली बस फ्रेम करना है। शेड्यूल 5 का ध्यान रख लेना कि हम भाई शेड्यूल 5 के हिसाब से ही देंगे, और अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट रहता है या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट रहता है तो भी शेड्यूल 5 का डिस्कशन होगा, उस हिसाब से ही ये चीज आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, Mr. is appointed additional director by the board of directors held at meeting on 1st October 18 for a period as permitted by law। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या पीरियड होता है सर, आप बताओ सर। एडिशनल डायरेक्टर को रख सकते हैं अप टिल द कंक्लूजन ऑफ द अपकमिंग एनुअल जनरल मीटिंग, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 161(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 13, पहले तो प्रोविजन लिख देते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कन्फेयर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, ठीक है, आर्टिकल बोलेंगे तो कर सकते हैं। रेजोल्यूशन की बात करें तो रिजॉल्व दैट पर्सन टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी and section 161(1) the Companies Act 13, Mr. N is appointed additional director of MNR Company Limited with effect from 1st October 18 to hold office up to a date of next annual general meeting or at last date on which annual general meeting should be held whichever is earlier। ये तो हमारा प्रोविजन पार्ट है एडिशनल डायरेक्टर का। आगे resolve further that Mr. N will enjoy the same powers and rights as other directors। resolve further that Mr. जो भी अनिरुद्ध, जो भी सेक्रेटरी का नाम लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अरविंद, एग्जाम में स्पेस खाली छोड़ के आनी है, हाँ, डैश ही लगा के आना, नाम नहीं लिखना है। मिस्टर अरविंद सेक्रेटरी ऑफ एमएनआर कंपनी लिमिटेड बी एंड इज बाय ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिकल फाइल रिटर्न्स विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड डू ऑल द नेसेसरी थिंग इन द एक्ट। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी का अपॉइंटमेंट हो ना तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जिक्र कर देना है। कंपनी सेक्रेटरी को क्या करना है, हमको सारे रिटर्न्स करना है और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। एजम्पशन As the question is silent about articles of association, it is assumed the articles of association ने हमको पावर दी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की, ठीक है सर, वो तो नॉर्मल सी बात है। बड़े आगे चलिए सर, फटाफट से ये चैप्टर को भी हम जल्दी से अब कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरपीएस लिमिटेड डिसाइड्स टू पास अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ 1000 इक्विटी शेयर टू मिस्टर ए। ड्राफ्ट अ स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन टू बी पास बाय सर्कुलेशन फॉर दिस पर्पस। ड्राफ्ट सर्कुलेशन से पास होगा सर रेजोल्यूशन, तो उस हिसाब से फ्रेम करना है। टू मिस्टर एक्स डायरेक्टर, एड्रेस जो भी इंडिया का हो। डियर सर, द following resolution which is intended to be passed on resolution by circulation provided in 175 is circulated herewith with the provision of the said section, ठीक है। if only you are not interested in the resolution, ये चीज ध्यान रखना, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, you may please indicate by appending your signature in the space provided beneath and resolution appearing here below as a separate perforated slip if you are in favor or against the said resolution। the perforated slip may please be returned and when signed within 7 days to this letter, आपको साइन करके हमको भेजनी है, ठीक है सर। ये तो सबसे पहले क्या आया, आरपीएस लिमिटेड ने एक नोटिस निकाला। अब रेजोल्यूशन पास करेंगे तो रेजोल्यूशन कैसा बनाएगा, रिजॉल्व दैट, हम चाहते हैं कि आप लोग इस रेजोल्यूशन पर अपने व्यूज बताओ, तो हम हमेशा रेजोल्यूशन को चालू करते हैं। रिजॉल्व दैट 1000 इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी बी हियर बाय अलॉटेड टू मिस्टर ए 202 खेर गली, शेयर मार्ग, लुधियाना, पंजाब, ये उसका एड्रेस है, फ्रॉम whom full amount has been received। it is further resolved that necessary return of allotment to be filed by the in the office of the ROC under the signature of Mr. Y, एक डायरेक्टर, उनके सिग्नेचर में हम ये करेंगे। फॉर अगेंस्ट की सिग्नेचर नीचे होने वाली है, ठीक है, पक्का। बढ़े आगे, चलो 5th क्वेश्चन, elaborate the provision of Companies Act 13 regarding notice of board meeting। ड्राफ्ट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, पहले तो बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस भी पूछ लिए और एक नोटिस ड्राफ्ट करने को भी दे दिया। बहुत बढ़िया सर, कर देते हैं, आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए,
नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग हमको देना होता है नॉट लेस देन 7 days नोटिस देना पड़ता है इन राइटिंग में। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन a meeting of board shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at his registered office with the company and या हैंड डिलीवरी से दो, इलेक्ट्रॉनिक मीन से दो, या पोस्ट से भेजो, हमको पता है सर। फर्दर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में होना चाहिए। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच मीटिंग, तो जो डिसीजन होगा मीटिंग का वो सर्कुलेट करेंगे सारे डायरेक्टर्स को, रेटिफाई करेगा बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये तो प्रोविजन है। ओके सर। कंपनीज जो हमारा एक्ट है वो बताता है that the notice of the meeting shall inform the directors regarding the option available to them to participate through video conferencing mode और other audiovisual mode, और सारी necessary डिटेल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और ऑडियोविजुअल मीन्स की वो भी देना पड़ेगी। ये नोटिस आने के बाद डायरेक्टर इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियोविजुअल मीन्स वो कम्युनिकेट करेगा अपना इंटेंशन कंपनी सेक्रेटरी को और प्रायर इंटीमेशन देगा कि भाई मुझे अरेंजमेंट्स कर दो, मैं तो ऑडियोविजुअल मीन्स से मीटिंग अटेंड करने वाला हूँ। अगर डायरेक्टर अपना इंटीमेशन नहीं दे रहा है कि उसको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तो अज्यूम करा जाएगा कि वो मीटिंग इन पर्सन में यानी पर्सनली आके अटेंड करेगा, यानी फिजिकली आके मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है सर। आगे एज पर 173(4) ऑफ कंपनीज एक्ट 13 एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी जिसको ड्यूटी देना थी नोटिस देने की नहीं दिया है, कोई बात नहीं सर, उसमें पेनल्टी लगा दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए की। नोटिस की बात करें तो ड्राफ्ट नोटिस, इंडियन टिम्बर लिमिटेड नाम, ऊपर एड्रेस, डेटेड टू मिस्टर एड्रेस उसका, डियर सर नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी हेड एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी एट हमारा एड्रेस इंदौर, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, वॉट एवर द प्लेस यू माइट बी, ऑन अ डे, डेट और AM PM का टाइम। ठीक है। You are requested to make it convenient to attend in the meeting. An option is also available to participate through audio visual means, video conferencing means. Kindly communicate your preference in this regard. A copy of agenda of the meeting is included for your perusal. ये perusal ये word ध्यान रखना, एग्जाम में लिख के आना, इस पर मार्क्स होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 6। आर लिमिटेड अ लिस्टेड एंटिटी वांट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना है कवरिंग द फॉलोइंग मैटर्स, कंप्लाइंस विद कंपनीज एक्ट 13, सेबी LODR गाइडलाइंस। ठीक है। मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी, टू फंक्शंस ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो क्या ऑडिट कमेटी सर पूरा ही पूछ लिया एक तरीके से तो हमसे सर इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आइए सर, रिजॉल्व दैट pursuant to section 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, रेगुलेशन 18 ऑफ LODR गाइडलाइंस, सब पूछ लिया आपसे। देखो आपको ये सब पता होना चाहिए एग्जाम्स वाले दिन। और एन ऑडिट कमेटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स बी हियर बाय डिस्क्लोज्ड, 1 2 3 4। मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं इसलिए ऑडिट कमेटी में, इसलिए 4 हमेशा इंडिपेंडेंट लेना, या जो भी आप लो उसमें से मैक्सिमम आपके इंडिपेंडेंट लेना। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। Further resolved that the chairman of the audit committee shall be elected by its members from among themselves and shall be an independent director. Audit committee का प्रोफेशन है सर ये। तो हम further resolve करते हैं that the quorum of a meeting of audit committee shall be either 2 members or 1/3 of total number of members of the audit committee, whichever is greater. ऐसे हायर होता है पर ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर लिखा है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 मस्ट बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये तो प्रोविजन है सर। हम फर्दर रिजॉल्व करते हैं दैट दैट ऑडिट कमिटी शैल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस लेड डाउन अंडर 177(4) इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एडमिशन टर्म्स ऑफ ऑडिटर्स एंड रिव्यू एंड मॉनिटर द इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। फर्दर हम रिजॉल्व करते हैं दैट ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू द क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सबमिट द सेम टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर रिकमेंडेशन। किसी ऑडिट कमिटी देगी हमको सर, ये ऑडिट कमिटी काम भी है और उसको देना भी पड़ेगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 7th है 17 बोर्ड मीटिंग है जॉय एंटरटेनमेंट लिमिटेड की was held at registered office situated at B17 Industrial Sun City. While discussing the matter of appointment of Mr. Kabil as a managing director of a company, certain defamatory remarks were made by Mr. X. One of the directors ने कुछ defamatory remarks दिए थे। The draft minutes submitted by company secretary also incorporated an indecent remarks of Mr. X. The chairman wants to remove the undesirable remarks. चेयरमैन के पास सर पावर है, वो अनडिजायरेबल रिमार्क्स को रिमूव कर सकता है मिनट्स में डालने से। ठीक है। इनफैक्ट ये प्रोविजंस तो हम लोग कुछ तो इंटर से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, फाइनल तक आ गए हैं। चलिए, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड, डिसीजन, रेजोल्यूशन अराइव एट द मीटिंग। सेक्शन नंबर 118 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 डील्स विद द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग।
मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अदर मीटिंग रिजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। ये सेक्शन हमको एग्जाम्पशंस देता है और इंक्लूजन इन द मिनट्स। सबसे पहला, आप कब कब हटा सकते हो। देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स और मैनी मैटर विद ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज डिफेमेटरी। नाम ध्यान रखना आपको, सारे जो लेफ्ट पे लिखे प्लीज वहां पे मन से मत लिखना एग्जाम में कुछ भी। डिफेमेटरी, इररिलेवेंट या इमटेरियल, ऑन डिट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर ये तीन केसेस होते हैं तो चेयरमैन के पास पावर है, वो हटा सकता है। द चेयरमैन शेल एक्सरसाइज absolute discretion in regard to the inclusion or inclusion of any matter in the minutes on the ground as specified above. Hence chairman ये अपना power exercise कर सकता है। undesirable remark 17th board meeting J Entertainment Limited की जो है उसमें से हटा सकता है। Question number 8, last question. Draft a specimen board resolution passed in the minutes of the board of directors recently incorporated BML Limited for obtaining GST registration in GST system portal। हमको GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन बता दो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेंगे। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पास एट अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ BLM लिमिटेड हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड एट एड्रेस ऑन डे और टाइमिंग्स, ये फिर से AM है, ध्यान रखना। Resolved that the board of directors do hereby appoint Mr. Dash and Mr. किसको ले, Mr. मनोज ले लेते हैं। तो Mr. मनोज as director of a company as authorized signatory for enrollment of a company GST system portal to sign physically or digitally documents, ये sign करेगा and submit करेगा various documents electronically physically to make applicants communications representation modification alteration, जो भी GST डिपार्टमेंट से आएगा वो यही करेगा। ठीक है, हम फर्दर रिसॉल्व करते हैं दैट मिस्टर डैश डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बी हियर बाय ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपनी एंड टेक नेसेसरी एक्शंस ऑल इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स बट नॉट लिमिटेड टू प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड एक्सेट्रा। इसके लिए हम अलग आदमी को भी ऑफ कोर्स एनरोल कर सकते हैं on behalf of company representing for registration of a company and also to make any alteration or addition corrections to documents papers file tax, ये सब में कम करेंगे। फर्दर रिजॉल्व करते हैं दैट मिस्टर डैश डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज्ड ऑन द बिहाफ टू साइन द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। के लिए हम अलग आदमी को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या हम तीन डॉक्यूमेंट्स को साइन, तीन डायरेक्टर्स को जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं? यस, आप दे भी सकते हो। इन फैक्ट ऑफ असेसमेंट अपील अदरवाइज जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटीज में जानी है उसके लिए भी अलग अपॉइंटमेंट दे सकते हो। विद दिस वी कवर योर एंटायर कंपनी लॉ क्वेश्चन एंड आंसर्स from your ICAI study. My tips to you for your upcoming future examination, जब भी आपका अटेम्प्ट हो सकता है, आप एग्जाम कुछ दिन पहले देख रहे हो सकता है आपकी क्लासेस को आज लास्ट डे पर देख रहे हो। बी वेरी कॉन्फिडेंट while giving your exam. Trust me, there would be hardly few things or there would hardly not be even few things which would be asked outside your institute study material. तो जो हमारा ICAI स्टडी मटेरियल ये बहुत अच्छा है। प्लीज किसी किताबों के झंझट में आप ना उलझे और अपना समय वेस्ट करें। कोई भी ऑथर होगा, कोई भी टीचर होगा, अपने हिसाब से उस बुक को फ्रेम करते हैं जिससे उनको इजी हो जाए पढ़ाना और बच्चे के लिए इजी हो जाए समझना। बट ट्रस्ट मी, कई जगह हमारा इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज एज इट इज लिखना जरूरी है। एंड व्हेन यू मल्टीपल टाइम रीड समथिंग यू इवेंचुअली लाइक एंड अप इन राइटिंग द सेम थिंग। फाइन, तो हमारा इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड ट्रस्ट मी, सर्टन रिविजन्स करके एग्जाम देने जाना, मल्टीपल रिविजन्स रियली गिव यू वेरी क्लोज हैंड एंड विल फेच योर सक्सेस वेरी सून। So all the best for your upcoming futures, upcoming exams, upcoming endeavors of your life. All the best.